एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाऊंगा और उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा यूट्यूब पर ही, और वो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें उस चैप्टर की मैक्सिमम कवरेज हो जाएगी, 99% कवरेज हो जाएगी। हाँ, जैसे कोई बड़ा चैप्टर हो गया, मान लीजिए अमालगमेशन, तो उसमें से 2 क्वेश्चंस कराता हूँ, 1 या मैक्सिमम 2 रहेगा पर चैप्टर, फ्री रहेगा पूरा का पूरा यूट्यूब पर। सबसे पहले तो इसी बात पे लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर करो। अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ करके जाने का सोच रहे हैं, जहां से पढ़ा था समझ में नहीं आया, तो मेरे ये कुछ वीडियोस आएंगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इस सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज में जो वीडियोस आएंगी, जो भी चैप्टर आप स्किप करने जा रहे हो या सारी सीरीज आप देख लो, उस एक क्वेश्चन से आपका पेपर का काम चल जाएगा, आपका कुछ छूटेगा नहीं। अब ब्रांच है, बायबैक है, यहाँ से ऐसे छोटे मोटे लॉलीपॉप क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप छोड़ने की सोचते हो, तो ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो पेपर में आने के लिए, एनालिसिस करके पूरा, जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में ना आया हो, आपके बार आने के चांसेस ज्यादा हो, और उसमें मैक्सिमम कवरेज हो जाए। हर एक चैप्टर का आएगा, बायबैक, ब्रांच, इंटरनल रिको, अमालगमेशन, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबका बच्चा पार्टी, सबका बच्चा पार्टी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। आज बायबैक की बारी, हम लोग बायबैक से शुरुआत करने जा रहे हैं, बायबैक से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है सर। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक की कैलकुलेशन आ जाएगी, तीनों फॉर्मुलेज लग जाएंगे, जर्नल एंट्री भी है, बैलेंस शीट भी है, इससे ज्यादा होता ही नहीं बायबैक में कुछ। ऐसे ही सारे चैप्टर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाऊंगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो जरूर जरूर। और एक चीज और सुन लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, पॉडकास्ट बैच रिवीजन प्लेलिस्ट लिंक के नाम से, वो उसकी वीडियोस भी YouTube पर ही पड़ी हुई है। उसमें क्या करा है, उसमें मैंने सारे चैप्टर्स की इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे सिलेबस की स्क्रैच से रिवीजन करवाई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर डले हुए हैं, जा करके देखना, पहले मॉड्यूल 3 है, फिर AS है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं A to Z, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, सब YouTube पर ही। और स्टडी में जो मॉड्यूल 3 है उसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर 6-6, 7-7 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। उतना टाइम अगर आपके पास है तो वो प्लेलिस्ट जरूर जाकर के देखो। अगर बिल्कुल क्रंच टाइम पे देख रहे हैं, कोई ऐसा चैप्टर है जो छोड़ चुके हो, तो इन वीडियोस को देख लो, 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज। ये 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज का बायबैक का लेक्चर है, और वो आपकी पॉडकास्ट रिवीजन बैच फुल प्लेलिस्ट लिंक के नाम से मिलेगा, जिसमें सारी रिवीजन है। सर पॉडकास्ट रिवीजन का मतलब, पॉडकास्ट में रिवीजन करवाई हुई, वहां पे जाके देखो तो सही, 30 घंटे में पूरे 100 नंबर की सिलेबस है उस प्लेलिस्ट में, पूरी रिवीजन है विद क्वेश्चंस। हाँ, अगर आपको चाहिए MTP RTP PYQs, केस बेस्ड MCQs, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, गाइडेंस सपोर्ट, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट बैच लिंक के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस बैच को ज्वाइन करो और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाओ। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज में यूट्यूब पर हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। पॉडकास्ट रिवीजन की प्लेलिस्ट लिंक जो यूट्यूब पर है, वहां पे पूरे सिलेबस की रिवीजन है और स्टडी मैट के क्वेश्चन है, AS के सारे हैं, मॉड्यूल 3 के कुछ सेलेक्टेड है। और इससे अलग MTP RTP PYQ चाहिए, केस बेस्ड MCQ चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, गाइडेंस सपोर्ट, ये सब इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पॉडकास्ट बैच लिंक वो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, पेपर से 2 दिन पहले ज्वाइन करोगे तो भी कवर हो जाएगा, इस वे में डिजाइंड है। टेस्ट चेक करके दूंगा 2 दिन पहले भी, तुम बनो चेक करवाने वाले। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, डाउट में वहीं लेकर के चलता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। चलिए अभी हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, कॉम्पिटेंट लिमिटेड वाला है, प्रैक्टिकल नंबर 10, देर आफ्टर प्रैक्टिकल नंबर 10। ये डाटा आपको दे रखा है, नीचे वही लिखा हुआ है कि कंपनी 25,000 शेयर्स का बायबैक करना चाहती है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, बायबैक प्राइस 20 रुपीज़ है, यानी 10 रुपये का प्रीमियम है। कह रहे चेक करके बताओ 25,000 शेयर्स का बायबैक हो सकता है या नहीं। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू 25%, तो बताओ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं भैया। 12,50,000 की कैपिटल है, एक शेयर 10 का है, तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,25,000 शेयर्स इंटू 25%, 1,25,000 शेयर्स इंटू 25%, दिस इज कमिंग एज 31,250, 31,250 शेयर्स। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट 31,250। उसके बाद है रिसोर्स टेस्ट, इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस SPR इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। इक्विटी पेड अप कैपिटल क्वेश्चन में है 12.5, प्रेफरेंस है 0, प्लस फ्री रिजर्व्स में कौन कौन से हैं, आइए जरा क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। P&L है 1,25,000, रेवेन्यू रिजर्व यानी जनरल रिजर्व है 15 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम है 2.5 लाख, तो 125, 15 लाख और 2.5 लाख ऐड हो जाएगा, 125, 15 लाख और 2.5 लाख ऐड हो जाएगा, इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस यानी 20, ये आया 39062 शेयर्स। हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया, दूसरे टेस्ट का आंसर आया 39062 शेयर्स। उसके बाद है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में वही फॉर्मूला लगाएंगे। आइए जरा
लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपीआर प्लस फ्रेश इश्यू माइनस एक्स इनटू फेस वैल्यू माइनस एक्स इनटू बायबैक प्राइस इक्वल टू 2/1। लॉन्ग टर्म डेट है 28,75,000 और शॉर्ट टर्म डेट है 16,50,000। ये देखिए 28,75,000 लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट 16,50,000 बच्चा पार्टी 16,50,000। ठीक है सर, ओके सर। इसके बाद डिवाइडेड बाय इक्विटी पेड अप कैपिटल प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स और एसपीआर, इनका टोटल है 3125,000 जो ऊपर निकाला था, ये 3125,000। ओके सर। माइनस फ्रेश इशू कुछ है नहीं, माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू यानी 10 माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस यानी 20 इक्वल टू 2/1। 2875 प्लस 1650 टोटल आ गया 45,25,000 डिवाइडेड बाई 31,25,000 माइनस 10 और 20 30x इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4525 की 1 से 4525 इक्वल टू 3125 की 2 से 62,50,000 माइनस 30x इंटू 2 60x माइनस 60x इधर आ गया 4525 इधर आके माइनस का हो गया माइनस 60x इधर आके प्लस का हो गया और 45,25,000 उधर जाके माइनस का हो गया। x इक्वल टू 1725/60 28,750 शेयर्स। और कंपनी कितना बायबैक करना चाह रही है 25,000। पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। क्यों? लोएस्ट क्या हुआ? 28,750 39062 और 31250। लोएस्ट क्या हुआ? 28,750। मतलब 28,750 अलाउड है और कंपनी तो उससे भी कम कर रही है, 25,000 के लिए पूछ रही है, तो अलाउड है भाई, कर लो, अलाउड है भाई, कर लो। लिमिट से कम कर लो, ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। ठीक है। जनरल एंट्रीज 25,000 शेयर से होंगी, याद रखना। 28,750 तो मैक्सिमम लिमिट आई है, कितना कर सकते हो। कंपनी कर रही है 25, तो जनरल एंट्री तो 25 से ही पास करोगे ना। ठीक है सर, ओके सर। इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू फेस वैल्यू 10। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम से यहाँ डायरेक्ट राइट ऑफ कर रखा है स्टडी मेटल में, आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक, फिर लास्ट में राइट ऑफ कर देना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, जैसा अभी तक हम करते हैं। 25,000 इंटू 10 रुपए का ही प्रीमियम है, क्योंकि 10 का शेयर 20 में बायबैक हो रहा था तो 10 रुपए का प्रीमियम हो गया। और 2.5 5 लाख यहाँ गया। इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक 5 लाख और हमने 2.5 लाख रुपए की मालिक कैपिटल निकाल के भाग गए, 2.5 लाख का CRR बना दिया जनरल रिजर्व यानी रेवेन्यू रिजर्व में। सर बैलेंस शीट बनानी आप जानते ही हो, अगर क्वेश्चन पूछे तो मैंने ट्रिक दी हुई है आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए। फॉर्मेट क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लो, नीचे से चलो एसेट साइड वाला इनिशियल किसी भी आइटम का इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां उस आइटम को आपने जनरल एंट्री में डेबिट किया प्लस करो, जहां क्रेडिट किया माइनस करो और लिख दो। ऐसे ही लायबिलिटी वाली साइड में इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां आपने उस आइटम को जनरल एंट्री में क्रेडिट किया प्लस करो, जहां जहां डेबिट किया माइनस करो और लिख दो। दिस इज इट, दिस इज इट। ओके सर जी, ओके सर जी। कहो तो मैं दिखा देता हूँ, कहो तो मैं दिखा देता हूँ। ये लो इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन से बैलेंस शीट बना ली, नीचे से शुरू करते हैं। अदर करंट एसेट हमारे क्वेश्चन में थे 30 लाख, हमारे क्वेश्चन में थे 30 लाख और हमने 5 लाख रुपीज से बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। ये रहा बैंक बैलेंस यानी एसेट को क्रेडिट यानी माइनस 30 माइनस 5 ये आ गया 25। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वेश्चन में था 46,50, हमने अपनी जनरल एंट्री में ना कहीं डेबिट किया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, ना क्रेडिट किया, एज इट इज आ गया 46,50,000। उसके बाद क्वेश्चन में थी अदर करंट लायबिलिटी 16,50,000 एज इट इज रहेंगी। क्यों? हमने ना क्वेश्चन में कहीं अदर करंट लायबिलिटी को डेबिट किया ना क्रेडिट किया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी क्वेश्चन में 28,75,000 एज इट इज रहेगी। क्यों? हमने क्वेश्चन में ना कहीं अपने सॉल्यूशन में ना कहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग को डेबिट किया ना क्रेडिट किया। उसके बाद शेयर कैपिटल पे आ जाते हैं। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितनी थी? 12.5 लाख, 12.5 लाख। ओके सर। और ये कैपिटल वाली साइड लायबिलिटी वाली साइड है, यानी क्रेडिट प्लस करेंगे डेबिट माइनस करेंगे। हमने अपनी एंट्री में इक्विटी कैपिटल के साथ क्या क्या किया? सर हमने डेबिट किया 2.5 लाख से बस, तो डेबिट कैपिटल को डेबिट यानी माइनस 12.5 लाख माइनस 2.5 लाख 10 लाख, कैपिटल आ गई 10 लाख, कैपिटल आ गई 10 लाख। अब आप चाहो तो नीचे एसेट का टोटल मार लो 71,50,000 और उसमें से 16,50, 28,75 और 10 लाख को माइनस कर दो तो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल आएगा। लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स तो दिखाना ही पड़ेगा ना, इसलिए बता देता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आया। हमारे क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से रिजर्व थे? सर हमारे क्वेश्चन में थे सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 लाख, ओके, P&L 1.25 लाख और रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख। ठीक है सर, ठीक है सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। 2.5 लाख था और हमने उसमें से 2.5 लाख पूरा यूज कर लिया प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हो गया खत्म। P&L था 1.25, हमने अपनी एंट्री में कहीं भी यूज नहीं किया, एज इट इज मेंटेन रहेगा 1.25। और 15 लाख के रेवेन्यू रिजर्व में से हमने 2.5 लाख यूज किया है CRR बनाने के लिए, तो 15 माइनस 2.5 ये रह जाएगा 12.5 लाख। तो P&L आ गया जी 1,25,000, P&L आ गया जी 1,25,000, रेवेन्यू रिजर्व आ गया 15 माइनस 2.5 12.5 लाख। ठीक है सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो खत्म ही हो गया और एक नया रिजर्व जन्म लिया था कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व,
जो रेवेन्यू रिजर्व से 2.5 लाख निकला है वो वहां से तो कम हो गया, पर वो आएगा रिजर्व में ही एक दूसरे नाम से, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो 1.25 P&L, 15 माइनस 2.5 रेवेन्यू रिजर्व 12.5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 माइनस 2.5 जीरो और CRR 2.5 लाख, टोटल हो गया 16,25,000। तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 1625 और मेरी बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल है 7150 7150। ये हो गया आपके टेस्ट सॉल्यूशन डिस्कशन। कोई भी डाउट अभी भी रह जाए तो मुझे जरूर कनेक्ट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया। 1 मिनट पहले सुन लो, इससे पहले तुम क्वेश्चन पे कूदो। हम ये एक सीरीज करा रहे हैं जिसके अंदर एक चैप्टर के एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जो पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो जब से न्यू सिलेबस आया है तब से जिस हिसाब का पैटर्न उस चैप्टर को लेकर के चल रहा है उस टाइप का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी हो जा रही है। बायबैक मैं करा चुका हूं। बायबैक के अंदर हमने एक क्वेश्चन उठाया जिसमें जनरल एंट्रीज आ गई, फॉर्मूले की कैलकुलेशन आ गई, 3 फॉर्मूलेज की और बैलेंस शीट आ गई। उससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं चैप्टर में, वही सब था। अभी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आज होने वाला है इसी प्रकार से ब्रांच भी होगा, अमेलगमेशन, इंटरनल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब होगा। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारी सीरीज का नाम है 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज। स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कोई चैप्टर छोड़ करके जाना चाहते हैं या उनके 2-3 चैप्टर ऐसे हो रखे हैं उन्हें करने के लिए टाइम नहीं उनके पास बिल्कुल भी और उन्हें छोड़ करके जाने की सोच रहे हैं कि इनके बिना ही काम चला लेंगे। तो एटलीस्ट अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो हमारी ये सीरीज जरूर आप देखिए, जरूर आप देखिए, आपको 100% बेनिफिट होगा, 100% बेनिफिट होगा। लाइक कर दो इस वीडियो को, तभी वीडियो मूव करेगी और आप जैसे नीडी दोस्तों तक पहुंचेगी। आपका भला हो रहा है, आप देख रहे हो तो सबका होना चाहिए प्लीज। और एक लाइक करोगे तो पक्का यहीं से क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है सर, हम कर देते हैं लाइक। और बच्चों हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करा रहे हैं, यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्यों घबराते हो तुम? जब से नया सिलेबस आया इंस्टीट्यूट डायरेक्ट मेथड पूछ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा करके एनालाइज करके तब ये सीरीज बना रहे हैं। हवा में कुछ भी नहीं लाते हम कि ये क्वेश्चन उठाया कराना शुरू कर दिया। बायबैक के क्वेश्चन की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाई है, पूरा चैप्टर आ गया, एक ऐसा क्वेश्चन लिया था। और डायरेक्ट मेथड के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी आज वाले क्वेश्चन में। और डायरेक्ट मेथड ही पूछ रहा है जब से न्यू सिलेबस आया तब से इंस्टीट्यूट कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन पूछ रहा है 99% केसेस में। तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं। ओके सर जी, ओके सर जी। 6 नंबर का एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड में, ये कर लोगे तो डायरेक्ट मेथड करना, उसको प्रेजेंट करना, कैश फ्लो का क्वेश्चन एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कराओगे। और 6 में से अगर पूरा प्रॉपर इस क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व कर ले तो ऐसा ही आया तो 6 ले लोगे, नहीं तो 4-5 तो कहीं नहीं जा रहे। ठीक है सर जी, ओके सर। और सर वो वैसे बताओ ना, पूरा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हों, RTP PYQs भी हों और एक नहीं 4-4 5-5 क्वेश्चंस हों, केस बेस्ड MCQ हों, चैप्टर वाइज टेस्ट हों, तो ये सारी फैसिलिटीज मात्र 30 घंटे में। अगर अभी आपके पास 30 घंटे का समय है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बैच मिलेगा, पॉडकास्ट रिवीजन बैच के नाम से। उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मात्र 30 घंटे में पूरे सिलेबस की रिवीजन है स्क्रैच से। स्टडी मैट के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनमें सारी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। ITP PYQs है, 4 से 5 अटेम्प्ट के, केस बेस्ड MCQ और चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, गाइडेंस सपोर्ट वगैरह सब मात्र 30 घंटे में। अगर अभी है तो जरूर ज्वाइन करो। और सर इस पूरी 1 चैप्टर 1 सीरीज प्लेलिस्ट पूरा लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी। चलो तो बच्चा पार्टी अभी हम शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। एक आखिरी अनाउंसमेंट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक तो पॉडकास्ट बैच का लिंक है और 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज का लिंक है। एक लिंक और है फुल प्लेलिस्ट लिंक के नाम से। उसमें क्या है, सारे सिलेबस की रिवीजन और स्टडी मैट के क्वेश्चंस फ्री यूट्यूब पे डाले हुए हैं। तो सर फिर बैच में क्या मिलेगा? ITP PYQ, केस बेस्ड MCQ, चैप्टर वाइज टेस्ट, गाइडेंस सपोर्ट, ये सब आपके नंबर 70 80 90। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन, लेके प्रभु का नाम। MNT लिमिटेड करके एक संस्था है, 31 मार्च 2021 को उसका कुछ डाटा आपको दे रखा है। सबसे पहले कहा है कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, कंपनी केवल नगद सेल करती है, केवल नगद सेल करती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? लिखो अपने पास, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 इक्वल टू आता है 30% के। और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे दिया क्वेश्चन ने 3,82,500। तो क्या हम यहां से नेट सेल्स ढूंढ लेंगे? क्या हम यहां से नेट सेल्स ढूंढ लेंगे? प्लीज टेल मी। फॉर्मूला क्या होता है जीपी रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ये आता है जीपी रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 इक्वल टू दे रखा आपको 30%। ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया, तो आपकी इक्वेशन में केवल एक ही फिगर गायब है, नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट 382,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100 इक्वल टू 30%, नेट सेल्स यहां से मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपको दे रखी है। बच्चों डायरेक्ट मेथड में
ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कुछ भी नहीं करना आपको, किसी भी आइटम के ओपनिंग क्लोजिंग का, केवल कैश और बैंक बैलेंस का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है उसका एंड में ट्रीटमेंट करते हैं, एंड में डील करते हैं बस। बाकी किसी भी आइटम के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से आपको डायरेक्ट मेथड में कोई लेना देना नहीं है, अनलेस कोई एडजस्टमेंट और अकाउंट बना रहे हो। ठीक है सर, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। वेजेस पेड 490 to 500, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पेड 75,000, डिविडेंड पेड 30, बैंक लोन रीपेड 215, इसमें 15 का ब्याज है। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल भी बता दिया। टैक्स पेड 65,000, इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए की थी, बेच दी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, यानी 7 लाख की इन्वेस्टमेंट को 20,000 के प्रॉफिट पर, बोले तो सेल कर दिया 720 में। डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट पर है 85,000, प्लांट मशीनरी परचेज करिए 2.5 लाख की, ओपनिंग बैलेंस कैश का है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कैश का है 607,500। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है बच्चों। सबसे पहले आपको एक नंबर तो इन्हीं चीजों का मिल जाएगा, ऊपर लिखिए मेसर्स एमएनटी लिमिटेड, संस्था का नाम, फिर क्या बना रहे हो वो लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, फिर लिखो क्या बना रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर लिखो कौन से साल के लिए बना रहे हो, क्वेश्चन में डाटा था 31 मार्च 21 का, तो लिखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, फिर ये भी लिखो कौन से मेथड से बना रहे हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ब्रैकेट में लिखो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक नंबर यहां हो जाता है आपका। ठीक है सर, बिल्कुल छोड़ के मत जाओ यार, देखो चीजें, ऐसा सेम क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है। ठीक है सर, ठीक है। अब एक एक करके जो ऊपर आइटम थे ना, आपको पता लगाना है कौन सा आइटम ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा आइटम इन्वेस्टिंग में जाएगा और कौन सा आइटम फाइनेंसिंग में जाएगा, आपको ये पता लगाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कौन सा आइटम कहां जाएगा पता लगाना है। पहले आइटम तो कुछ अमाउंट नहीं था, जानकारी थी खाली कि कंपनी नगद सेल करती है, उसे तो छोड़ो। सेकंड पॉइंट में ग्रॉस प्रॉफिट 382,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 इक्वल टू 30%। सॉल्व करोगे तो 382,500 डिवाइडेड बाय 30% आपकी नेट सेल आ जाएगी 1275। सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे डीएम कर लेना। क्या लिखना है ऊपर, 382,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 इक्वल टू 30%। वो 30% वाला इधर आ जाएगा, नेट सेल उधर चला जाएगा। 382,500 को 30%, शॉर्टकट देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट को जीपी रेशियो से डिवाइड करो, नेट सेल आती है, शॉर्टकट, बात खत्म। 382,500 डिवाइडेड बाय 30%, 12,75,000 सेल आ गई। सेल कहां जाएगी, सेल हमारी रेगुलर एक्टिविटी है, डे टू डे, जो रोज डेली बेसिस पे हम करते हैं, वो आएगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। याद रखिएगा बच्चा पार्टी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, जो डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज है वो ऑपरेटिंग में, जो फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो इन्वेस्टिंग में, और जो उधार का लेन देन है, उधार लेना और देना, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो फाइनेंसिंग में। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर करेंगे। वेजेस पेड 492,500, वेजेस ऑपरेटिंग में जाएगा, ब्रैकेट लगा देना। लेकिन क्यों, जब जब पैसे की आप पेमेंट करते हो तब तब ब्रैकेट लगाओगे, वो पैसा आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है। सेल से क्या होता है, पैसा आता है, इसलिए बिना ब्रैकेट के लिखा 1275। वेजेस की पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जाएगा तो ब्रैकेट लगा देना, वो माइनस होगा, माइनस को अकाउंट्स में ब्रैकेट लगा के शो करते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है उसके बाद, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग में आएगा 75,000, ये भी माइनस कर दो। उसके बाद और क्या ऑपरेटिंग में, डिविडेंड तो फाइनेंसिंग में जाएगा, और ट्रेड पेबल, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में जाएगा। ट्रेड पेबल कौन लोग हैं, जिनसे हम उधार खरीदते हैं, रेगुलर बेस पे ट्रांजैक्शंस होती है बच्चा पार्टी इनके साथ, रेगुलर बेस, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल डेटर से पैसा आ रहा हो या ट्रेड पेबल क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, ऑपरेटिंग में जाता है। एक ही आ जाएगा 460, एक ही आ जाएगा 460, तो 1275 माइनस 460 माइनस 492,500 माइनस 75,000, 247,500। और लास्ट चीज, इनकम टैक्स पेड 65,000, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही माइनस होता है, इसको और माइनस कर दो 65, आपका फाइनल आंसर आ गया 182,500। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 182,500 बच्चा पार्टी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास, इन्वेस्टिंग बनाएंगे सर। अब इनमें से देखो इन्वेस्टिंग में कौन कौन जाएगा, डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग में जाएगा, बैंक लोन फाइनेंसिंग में जाएगा, टैक्स पेड चला गया, ट्रेड पेबल चला गया ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए की आपने बेच दी। मैंने कहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें। 7 लाख की इन्वेस्टमेंट 20,000 के प्रॉफिट पर, यानी कितने में सेल कर दी, 7,20,000, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 7,20,000। सेल हो रही है इन्वेस्टमेंट की, पैसा आएगा तो ब्रैकेट मत लगाना, आएगा तो ब्रैकेट मत लगाओ, जाएगा तो लगाओ। डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता ही नहीं है। डेप्रीसिएशन कभी भी डायरेक्ट मेथड की कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, नॉन कैश एक्सपेंस है।
ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद प्लांट मशीनरी परचेज, हाँ सर आपने कहा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगी, तो प्लांट मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, 2.5 लाख की हमने परचेज कर ली तो यहाँ आ जाएगा। परचेज करिए तो पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए ब्रैकेट लगाओगे, आउटफ्लो होगा परचेज के टाइम पे। 720 माइनस 250 470, नेट कैश यूज्ड सॉरी जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 470। ये थोड़ा गलत लिख गया आपके स्टडी मटेरियल में, यूज्ड वर्ड तब आता है जब फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा हो, लेकिन फाइनल आंसर पॉजिटिव ही है। 720 माइनस 250 470। जब फाइनल आंसर किसी भी एक्टिविटी का पॉजिटिव आ रहा हो तो जनरेटेड लिखते हैं, नेगेटिव आ रहा हो तो यूज लिखते हैं, ये गलती है यहाँ पर। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,70,000। उसके बाद क्या क्या रह गया, जो अब तो जो भी रह गया वो फाइनेंसिंग में जाएगा। डिविडेंड पेड 30,000, बैंक लोन रीपेड 215। कह रहे 215 में 15,000 का ब्याज भी है, हाँ तो ठीक है इंक्लूड रहने दो, ब्याज भी फाइनेंसिंग में ही जाता है, हम हटाएंगे नहीं। 215 में अगर 2 लाख का मूल है, 15,000 का ब्याज है तो ठीक है, मूल और ब्याज दोनों ही फाइनेंसिंग में जाते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों, ठीक है। तो 30 और 215 और तो कुछ दिख नहीं रहा, तो 30 और 215 दोनों नेगेटिव है क्योंकि दोनों पेमेंट्स हैं। फाइनेंसिंग में इनफ्लो कुछ नहीं हो रहा, आउटफ्लो हो रहा है। डिविडेंड पे कर रहे हो, बैंक लोन पे कर रहे हो, तो केवल आउटफ्लो है 2,45,000 का। यहां पे आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2,45,000, ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि नेगेटिव है, फाइनल आंसर नेगेटिव है तो उस पर भी ब्रैकेट आ जाएगा। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर पॉजिटिव था इसलिए वहां पे ब्रैकेट नहीं आया। अब तीनों एक्टिविटीज का नेट करो, अब तीनों का नेट करो। एंड में क्या करना होता है, तीनों का नेट। ऑपरेटिंग से क्या आया था 180 to 500 प्लस का, इन्वेस्टिंग से क्या आया था 470 प्लस का, प्लस कर दो 470, 180 to 500 प्लस 470। इन्वेस्टिंग में क्या आया माइनस 245, माइनस कर दो 2,45,000। फाइनल आंसर 407,500, पॉजिटिव बच रहा है, 407,500 पॉजिटिव बच रहा है। आखिरी स्टेप पे क्या करना होता है, अभी तक आपको 6 में से 4 नंबर मिलेंगे, या सॉरी 5 नंबर मिलेंगे अगर पूरे ठीक करोगे, एक कटेगा। अब आखिरी स्टेप पे क्या करना है, जो हमारा फाइनल आंसर आया तीनों पहले एक एक करके तीनों का नेट कर लो, पॉजिटिव है तो जनरेटेड, नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के यूज्ड, फिर तीनों का नेट करो। तीनों का नेट आया 407,500 पॉजिटिव, यानी नेट इंक्रीज हो रहा है कैश। इसमें प्लस करो ओपनिंग कैश का बैलेंस, जो ऊपर दे रखा था 2 लाख रुपए, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस 2 लाख, ये क्या आया 607,500, 607,500। 407,500 में 2 लाख जोड़ोगे 6,07,500 आएगा। चेक करो कि यही तुम्हारा क्लोजिंग कैश का बैलेंस था क्या आंसर में, क्वेश्चन में। हाँ सर 15वें पॉइंट पे 31 मार्च 21 यानी क्लोजिंग बैलेंस कैश का यही है 607,500, यानी तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। कैश फ्लो उन चैप्टर्स में से जिसका आंसर भी मैच कर पाते हो आप पेपर में, क्या अभी हमने ठीक किया या नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर तीनों एक्टिविटीज का नेट करने के बाद 407,500 उसमें जब आप प्लस करते हो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, तो उनका जो प्लस है 407,500 प्लस 2 लाख, तीनों एक्टिविटीज के नेट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो टोटल है 607,500। अगर क्वेश्चन में दिए गए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा है वो 607,500 तो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर मैच है, अदरवाइज कुछ दिक्कत है। सर दिक्कत आए तो फंस मत जाना कि वे दोबारा करें, पूरा करें, शुरू से करें। अरे भाई कोई इक्का दुक्का पॉइंट गलत हो गया होगा फिर छोड़ देना, एक ही ट्राई मारना मिसमैच होने के बाद कि देख लें कहीं गलती मिल रही है तो ठीक कर दें, दोबारा नहीं मिल रही है एक बार में तो दोबारा ट्राई मत करना, फंसे रह जाओगे, आता हुआ भी बाकी पेपर छोड़ाओगे। कोई डाउट हो ऊपर दिए गए नंबर पे कनेक्ट करना और बताओ अगला चैप्टर कौन सा बनाऊं, कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे। बैच ज्वाइन करो जिसमें 30 घंटे में पूरी कवरेज है, वहां से तो एग्जामिनेशन गारंटेड है आपकी, अगर उतना टाइम है आपके पास तो, ठीक है। ओके सर जी, और जो 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, और जो यूट्यूब पे पूरे सिलेबस की रिवीजन और स्टडी मैट के क्वेश्चन फ्री डाले हुए हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज ब्रांच के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। 1 ही मिनट का रखूंगा इंट्रो, लेकिन पूरा सुन लेना अगर इस सीरीज का पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो। नई बातें हैं इस इंट्रो में इसलिए सुन लीजिए। क्या है नई बात बच्चों, ब्रांच एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स बहुत सारे हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन, इंटरब्रांच ट्रांजैक्शंस और अपना ये फाइनल अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चंस, जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस। हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रांच की 2 वीडियोस लेकर के आएंगे 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज में। 20 मिनट्स की एक वीडियो आज, 20 मिनट्स की एक वीडियो कल। इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों, मासूम मन के सच्चों, सब करा दूंगा ब्रांच का क्वेश्चन इन 2 वीडियो से बाहर नहीं आएगा। और बताओ क्यों? ब्रांच की वेटेज 6 नंबर की है और इसी टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा। जब मैं सारे 6 नंबर वाले सारे टाइप के करा दूंगा आपको मात्र 2 वीडियोस में, हर एक टॉपिक से, इंटर ब्रांच से, फॉरेन से, डिपेंडेंट से, इंडिपेंडेंट से, फाइनल अकाउंट बेस्ड, जनरल एंट्री बेस्ड, सब करा दूंगा। तो
लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, तभी तो दूसरी बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। लाइक कर दो फटाफट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। पूछो क्यों? एक और सीरीज चल रही है ना, ऑल एडजस्टमेंट सीरीज, उसमें मॉड्यूल 3 के हर बड़े बड़े चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की, चाहे स्टडी मैट हो चाहे आरटीपी पीवाईक्यू हो, 20 से 25 मिनट के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। मात्र 1.5 घंटे की वो टोटल सीरीज है। उसके बाद आपको 20 मार्क्स का बेनिफिट पेपर में ना हो तो कहिएगा। एडजस्टमेंट टिपिकल वाली हर मॉड्यूल 3 के चैप्टर से और कंसोलिडेशन से जो तंग करती हैं आपको, वो एडजस्टमेंट्स उठा करके आपको ऐसा ब्रशअप, ऐसी पॉलिशिंग फील होगी वो सीरीज देखने के बाद, आपको लगेगा अब कौन तंग कर देगा एग्जाम में, कौन सी एडजस्टमेंट तंग कर देगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि वो वीडियोस भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। ऑल एडजस्टमेंट सीरीज का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। मैराथन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। और आरटीपी पीवाईक्यू पूरे सिलेबस के करने हैं, केस बेस्ड एमसीक्यू करने हैं, मुझसे इवैल्यूएशन कराना है टेस्ट का, मात्र पूरा सिलेबस करना है 35 आवर्स में। अभी भी 3 दिन पेपर से पहले लोगे तो भी हो जाएगा। तो एक बैच है पॉडकास्ट रिवीजन बैच, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, वो ज्वाइन कर लो। अभी हम ब्रांच शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। मेरे स्टूडेंट हो तो भी, नहीं हो तो भी ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करना अगर कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, पेपर का समय है, मैं पूरे तरीके से आप लोगों के लिए एक्टिव हूँ। चलिए बच्चा पार्टी लेके शुरू करते हैं। प्रभु का नाम, ब्रांच अकाउंटिंग, 10 आप हमारी पीडीएफ देखेंगे। इस पीडीएफ में आपको जनरल एंट्री बेस्ड, आपको इसमें फॉरेन ब्रांच बेस्ड, डिपेंडेंट ब्रांच बेस्ड, इंडिपेंडेंट ब्रांच बेस्ड, फाइनल अकाउंट्स बेस्ड, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन बेस्ड, सब टाइप के टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 20-20 मिनट में आपको आज और कल में मैं ये पूरा फिनिश करा दूँगा। अभी पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन। क्यों? ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट होता है। देखिए आप देखो, मैं कोई एनालिसिस लगाता हूं आपके सामने, आप मुझे कभी बताओ, चाहे मैंने कोई चीज 35 आवर्स में कराई है, चाहे 10 आवर्स में कराई, चाहे 1 मिनट में 1 AS कराए हैं, चाहे पूरा रेगुलर कोर्स कराया 150-180 आवर्स में, या एग्जाम ओरिएंटेड कराया 130 आवर्स में, कभी भी मैंने एनालिसिस लगाया? ये मैं कॉम्प्रिहेंसिव ही करा दे रहा हूं आपको। इसलिए तो मैं कहता हूं इससे बाहर क्या ही आएगा। अरे इंस्टीट्यूट को झटका देने की आदत है, तुम कितना ही एनालिसिस कर लो, तुम नहीं पकड़ सकते। तुम देखते हो फलाना एनालिसिस, ढिमाका एनालिसिस, अरे नहीं पकड़ सकते। इंस्टीट्यूट का पेपर कैसे पकड़ लोगे यार? वो लोग नहीं देखते वो वीडियोस जो एनालिसिस बन रही हैं, वो पहले ही देख लेते हैं क्या एनालिसिस चल रहा है। और बनाने वालों के पास कौन सी भीतर की खबर होती है यार? किसी को नहीं होती, प्रेसिडेंट के लौंडे को नहीं होती अंदर की खबर। क्या बात कर रहे हो तुम? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर लो, बात खत्म, बात खत्म। अब सारे टॉपिक ले लिए। पूछ रहे ना इंस्टीट्यूट को कहां से पूछेगा 6 नंबर का ब्रांच का क्वेश्चन। ब्रांच छोड़ करके जा रहे हो तो ये 2 वीडियोस देख लो, झंझट खत्म। कोई भी चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, पूरी सीरीज देख लो, 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज। गिव जर्नल एंट्रीज विद नरेशन इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ अ बिजनेस एंटिटी टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। बच्चों, ब्रांच के यहाँ जर्नल एंट्री करनी है आपको, और ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट ही होगी जर्नल एंट्री, तभी तो करनी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच ही अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच के यहाँ जर्नल एंट्री करनी है आपको इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स की। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जनवरी 25 में। रिपीट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ब्रांच से जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट बनता है। नंबर 1, कमीशन इनकम ऑफ 7,500 एलोकेटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, allocated to branch by head office but still no entries passed in the books of branch। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 7,500 रुपए की इनकम दी, कमीशन की। अभी तक ब्रांच ने उसकी कोई एंट्री नहीं कर रखी है अपनी बुक्स में, तो कर दो। ब्रांच की बुक्स में तो एंट्री करनी, तो मैं कर दो। कमीशन क्या होती है? इनकम। रूल सुना होगा 12th क्लास में, 11th क्लास में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर दो 7,500 और हेड ऑफिस को कर दो डेबिट, क्योंकि ये इनकम हेड ऑफिस से एलोकेट होके आई है। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनेगी। याद रखना, डिक्टो लैंग्वेज उठ करके आ सकती है पेपर में, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक। ओके सर। सेकंड, हेड ऑफिस पेड 12,000 डायरेक्टली टू वन ऑफ ब्रांचेस सप्लायर। हेड ऑफिस ने ब्रांच के क्रेडिटर को 12,000 की पेमेंट कर दी। सप्लायर यानी क्रेडिटर। ब्रांच ने किसी से उधार सामान खरीदा था कुछ समय पहले, पेमेंट उसकी आज करी है, वो भी हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस ने ब्रांच के उसकी पेमेंट कर दी क्रेडिटर की, और ब्रांच ने भी कोई इसकी एंट्री करनी रखी अपनी बुक्स में। ब्रांच क्या है, इसकी क्या एंट्री होगी? ब्रांच के क्रेडिटर्स की पेमेंट अगर हेड ऑफिस कर दे तो ब्रांच क्या एंट्री करेगी? भाई ब्रांच की उधारी खत्म, क्रेडिटर्स खत्म। हाँ, क्रेडिटर खत्म हो गए, हमेशा डेबिट करते हैं। क्रेडिटर होती है लायबिलिटी, जब जब वो खत्म होगी हम उसको डेबिट करके चलेंगे। लायबिलिटी जब जब खत्म होती है, कम होती है, डेबिट करते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। क्यों? हेड ऑफिस, अभी क्रेडिटर तुम्हारे माफ हो गए, पेमेंट हेड ऑफिस ने करी है, तुम कल को हेड ऑफिस को पेमेंट करोगे। ब्रांच को माफी थोड़ी ना मिल गई है। हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच के क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, इसका मतलब यह है कि हेड ऑफिस ने कहा क्रेडिटर्स तुम अपना पैसा पकड़ो, जाओ, हम ब्रांच से ले लेंगे। तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी खत्म हुई है, पर ब्रांच के लिए एक नई लायबिलिटी पैदा भी हो गई है हेड ऑफिस के नाम की, क्योंकि ब्रांच को ये पैसा हेड ऑफिस को तो लौटाना ही है। हेड ऑफिस का क्रेडिटर थोड़ा था, ब्रांच का था, उसने पे किया है, ब्रांच उसे लौटाएगी बाद में, इसलिए हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देंगे।
पुरानी लायबिलिटी क्रेडिटर्स खत्म, नई लायबिलिटी हेड ऑफिस पैदा। ठीक है सर। थर्ड केस, अ रेमिटेंस ऑफ 85,000 इज सेंट बाय ब्रांच। रेमिटेंस मतलब पैसा, ब्रांच ने 85,000 रुपीज भेजे हैं हेड ऑफिस को। नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो तुम्हें क्या करना है? नो एंट्री। तुम्हें कुछ नहीं करना भाई। क्यों? इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? तुम्हें किसके यहां एंट्रीज करनी है? ब्रांच के यहां। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच ने पैसा भेजा, एंट्री करके बैठी। ब्रांच का कुछ अधूरा ही नहीं है, काम पूरा हो रखा है। ये जो पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, इसकी एंट्री हेड ऑफिस के यहाँ पेंडिंग है, तो वो हेड ऑफिस वाले करेंगे, तुम थोड़ी। तुम तो ब्रांच के अकाउंटेंट हो इस क्वेश्चन में। ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, नो एंट्री। ऐसा एक क्वेश्चन जनरल एंट्री में, अगर जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ऐसा पॉइंट जरूर होगा, पेपर में जरूर होगा। नंबर 4, branch paid 9800 as salary to head office's employee but the amount paid has been wrongly debited to salary account। बच्चों, जो हमारी एडजस्टमेंट वाली सीरीज है उसमें भी ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। जो हमारी ऑल एडजस्टमेंट वाली सीरीज है उसमें ब्रांच के मैंने सारी कीमती एडजस्टमेंट डिस्कस करा दी आपको। वही 20-25 मिनट की एवरेज है हमारी हर एक वीडियो की। कैश फ्लो की तो 12-15 मिनट ही है, बायबैक की तो ये तो जरूर जा करके देखो डिस्क्रिप्शन से। और आरटीपी पीवाईक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन से बैच जरूर लो बच्चा पार्टी, जरूर लो बच्चा पार्टी। फोर्थ पॉइंट, 3 दिन पहले भी लोगे तो भी हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, देरी नहीं है। वो इसी वे में डिजाइन है, आखिरी टाइम पे फंसे हुए बच्चों के लिए। ब्रांच पेड 9800 सैलरी टू हेड ऑफिस एम्प्लॉय। प्यारे बच्चों, ब्रांच ने हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को तनख्वाह दी, ब्रांच ने पेमेंट करी है। तो सबसे पहली बात, पेमेंट होगी तो यदा तथा सर्वदा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 9800। तो ब्रांच ने पेमेंट करी, बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट 9800। ठीक है सर। लेकिन पेमेंट किसकी करी है? अपने एम्प्लॉय की, हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की? हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की। ब्रांच ने अगर ये सैलरी पे की होती अपने एम्प्लॉय की तो ब्रांच यहाँ पे डेबिट करती सैलरी, लेकिन ये ब्रांच ने पेमेंट करी है हेड ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए, इसलिए वो हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करके चलेगी। क्यों? अरे कल को हेड ऑफिस से मांगेगी ना पैसा। अभी अभी हेड ऑफिस ने ब्रांच के क्रेडिटर की पेमेंट कर दी थी, तो ब्रांच ने क्या किया था? हेड ऑफिस को अकाउंट को अपनी बुक्स में क्रेडिट किया था। क्यों? ब्रांच के लिए अब हेड ऑफिस लायबिलिटी बन गई है, हेड ऑफिस ने उसका पैसा चुकाया, ब्रांच उसे चुकाएगी पैसा। सेम ये केस है, ब्रांच ने इस बार हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की तनख्वाह पे कर दी है, तो ब्रांच मांगेगी नहीं उससे पैसा? बिल्कुल मांगेगी, मांगेगी तो डेबिट करते हैं, बाद में मांगेगी। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, अभी पे कर दिया है टू बैंक अकाउंट 9800। ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट अमाउंट पेड हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। गलती से यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंट की जगह सैलरी डेबिट कर दिया गया है, गलती से ये एंट्री पास कर दी है सैलरी टू बैंक। ओ माय गॉड, गलती से अपना एम्प्लॉय मान करके ये एंट्री पास कर दी। तो क्या करेंगे बच्चों? बैंक क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ, उसमें तो कोई गलती है नहीं। सैलरी हेड ऑफिस डेबिट होना था, आपने किया नहीं, अब कर दो। सैलरी को डेबिट करना ही नहीं था, जबरदस्ती डेबिट करके बैठे हो, तो क्या करोगे? क्रेडिट करके सुधार दो। हेड ऑफिस टू सैलरी 9800 ये एंट्री हो जाएगी, हेड ऑफिस टू सैलरी। याद रखना, हम जो कर रहे हैं वो पेपर में एज इट इज देखने को मिल सकता है हमें। हेड ऑफिस टू सैलरी 9800। नेक्स्ट, ब्रांच ने खरीदा 18,000 का फर्नीचर थ्रू चेक और पेमेंट भी कर दी। ठीक है सर। तो क्या होगा? टू बैंक अकाउंट तो आएगा ही आएगा, पेमेंट हो रही है 18,000 रुपये। ठीक है सर। लेकिन फर्नीचर अकाउंट हेड ऑफिस ने अपने यहाँ मेंटेन कर लिया। तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर फर्नीचर खरीदने की एंट्री करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन यहाँ पे होगी हेड ऑफिस टू बैंक। क्यों? पेमेंट तो करिए ब्रांच ने, बैंक तो क्रेडिट होगा, पर फर्नीचर अकाउंट कंट्रोल पर्पज के लिए हेड ऑफिस कह रहा है हम मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट केस में ब्रांच ने 5500 रुपए का खर्चा पे किया है किसी दूसरी ब्रांच के लिए। आपकी ब्रांच ने 5500 का खर्चा पे कर दिया किसी दूसरी ब्रांच के लिए। ठीक है सर, तो पे हुआ है, बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। 5500 डेबिट क्या होगा इस बारी? हेड ऑफिस। क्यों? जो खर्चा तुम दूसरी ब्रांच के लिए करते हो वो पैसा तुम हेड ऑफिस से मांगते हो, दूसरी ब्रांच से नहीं मांगते। जो खर्चा तुम किसी दूसरी ब्रांच के लिए करते हो वो खर्चा तुम दूसरी ब्रांच से नहीं मांगोगे, वो खर्चा तुम हेड ऑफिस से मांगोगे। अगर आपने अपने भाई के बिहाफ पर, बहन के बिहाफ पर कोई पेमेंट कर दी है तो वो पैसा भाई बहन से नहीं, पापा मम्मी से मांगोगे। ये होता है ब्रांच। इसलिए हेड ऑफिस डेबिट टू बैंक 5500। ओके सर जी, ये हो गया बच्चा पार्टी हमारा जनरल एंट्री बेस्ड चैप्टर क्वेश्चन, जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद एक फॉरेन ब्रांच, बहुत ही फेवरेट इस बार ही बन सकता है, बहुत ही फेवरेट, बहुत ज्यादा फेवरेट इस बार मैं कह करके चल रहा हूं। डिपेंडेंट ब्रांच और ये फॉरेन ब्रांच, ये दो मोस्ट फेवरेट रहेंगे सर जी इस बार पेपर में। क्यों? आए नहीं है काफी समय से, जनरल एंट्री और फाइनल अकाउंट बेस्ड ही चल रहे हैं। ओके सर। क्या है? आएगा 6 नंबर का ही। स्मार्ट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उसका ब्रांच न्यूयॉर्क में है, उसकी ब्रांच मतलब हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच न्यूयॉर्क में।
तो इंडिया में रुपी और न्यूयॉर्क में चलता है डॉलर, ठीक है सर। फॉलोइंग बैलेंसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट लिमिटेड यूएसए ब्रांच आर एस फॉलोज। यूएसए ब्रांच का, न्यूयॉर्क ब्रांच का आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है डॉलर में जो बना हुआ है, वो आया हमारे पास। हम हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, इंडिया में बैठे हुए, हमारी करेंसी है रुपी, हमारी एक ब्रांच है यूएसए में। यूएसए की ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच थी, अपनी अकाउंटिंग अलग कर रही थी, जनरल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस, लेकिन कौन सी करेंसी में कर रही होगी? डॉलर में। तो वो ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गए, ट्रायल बैलेंस तक उन्होंने डॉलर में बना लिया, वो ट्रायल बैलेंस फिर हमारे पास लेकर के आए। विदेश से एक बंदा आया और कह रहा है ये लो जी, टेक इट, दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम न्यूयॉर्क ब्रांच ऑफ यूएसए, दिस इज प्रिपेयर्ड इन डॉलर, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू रुपीस। हमसे कह रहा है, तो डॉलर वाले ट्रायल बैलेंस को हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। क्या क्या रूल होते हैं कन्वर्जन के? भैया सिंपल, ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग रेट पर, क्लोजिंग बैलेंसेस को क्लोजिंग रेट पर, इनकम और एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पर। अगर किसी ट्रांजैक्शन की डेट का पर्टिकुलर रेट दे रखा है फिर वही रेट लेकर के चलो, और अगर कोई बैलेंस दूसरी बुक से मिल सकता है तो वो ले लो। सर जी थोड़ा बताओ ना कैसे कैसे, आओ जरा मैं बताता हूँ। ये है जी उनके ट्रायल बैलेंस में आइटम, एक्सपेंडिचर इतने डॉलर, कैश एंड बैंक, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है बच्चा बैठी ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको इस डॉलर को रुपीस बनाना है, डेबिट डॉलर को डेबिट रुपीस बनाना है, क्रेडिट डॉलर को क्रेडिट रुपीस बनाना है, रेट से कन्वर्ट करते हो। पहली बात तो ये डॉलर से रुपये में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे रेट से या डिवाइड करोगे? मल्टीप्लाई, याद रखना, याद रखना। स्ट्रॉन्ग करेंसी से वीक करेंसी में आओगे, डॉलर से रुपये में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। उल्टा केस होता, वीक करेंसी रुपी से स्ट्रॉन्ग करेंसी डॉलर में जा रहे होते तो क्या करते? डिवाइड करते, डिवाइड करते, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करेंगे, डॉलर से रुपये में आ रहे हैं इसलिए, ओके सर। एक्सपेंडिचर ओपनिंग रेट क्वेश्चन ने दे रखा था आपके क्वेश्चन में, ये देखो ओपनिंग रेट ये रहा, कहाँ पे है, कहाँ पे है, दिखा दे भाई, दिखा दे प्लीज 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 प्लीज। ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट है 58, एवरेज रेट है 56, ओपनिंग रेट चलो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, चलो देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर मैंने बताया, इनकम और एक्सपेंडिचर को किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे? सर आपने कहा एवरेज रेट पर, तो 103,095 इंटू 56 ये आ गया हमारा अमाउंट। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, ये क्या है? एसेट, ये क्या एसेट? इसे किसे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करोगे, क्यों? ये क्लोजिंग रेट का दे रखा है आपको। 2175 इंटू 58 ये आ गया 126150। सेम डेटर्स क्लोजिंग रेट के क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर दो। फिक्स्ड एसेट 27360, और फिक्स्ड एसेट जिस दिन खरीदे थे उस दिन $1 में 55 का दाम था, ये बात अलग से लिखी हुई है। जिस दिन फिक्स्ड एसेट खरीदने वाली ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन का पर्टिकुलर रेट आपको दे रखा है कितना? 55। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन का पर्टिकुलर रेट दे रखा है तो फिर वही यूज करोगे। 27360 इंटू 55 याद आएगा 1504800। डेप्रिसिएशन भी उसी रेट से लगेगा, याद रखना, सेम जिस रेट से एसेट कन्वर्ट होता है उसी रेट से उसका डेप्रिसिएशन कन्वर्ट होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। इन्वेंट्री पी, बच्चों ये है खास एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में, ये खास एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने के लिए। सुनना प्यारे बच्चों, दो इन्वेंट्री है पी और क्यू, दो इन्वेंट्री है पी और क्यू, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री की कन्वर्जन का रूल आप बता सकते हो AS2 के हिसाब से? सर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इतना तो पढ़ा होगा AS2 में कि इन्वेंट्री को हम किस वैल्यू पर लिख करके चलते हैं? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपको एक एक करके लगाना है दोनों ही आइटम के लिए, पी के लिए भी और क्यू के लिए भी। आओ जरा पहले पी के लिए लगाते हैं। पी की कॉस्ट कितनी है? पी की कॉस्ट कितनी है? आओ जरा देखते हैं, ये रही 5520, और जिस दिन खरीदा था इसको 56.05 में, तो पी की कॉस्ट आ गई $5520 इंटू 56.5, 311,880, ये हो गई पी की कॉस्ट। पी की NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू साफ साफ दे रखी है, रुपीज में ही कन्वर्ट करके, तुम्हें कन्वर्ट भी नहीं करनी, 2,85,000। तो लोअर क्या है? 2,85,000। तो सर जी पी की वैल्यू क्या आएगी? 2,85,000। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, याद रखना, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप देखो हमने बारीक एडजस्टमेंट भी कवर कर लिए हैं इस सीरीज के अंदर। उसके बाद है इन्वेंट्री क्यू, उसके बाद है इन्वेंट्री क्यू। इन्वेंट्री क्यू के लिए फॉर्मूला लगाओ, इन्वेंट्री क्यू है डॉलर में 1035, ठीक है, नहीं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सॉरी, इन्वेंट्री क्यू की नेट रियलाइजेबल वैल्यू डॉलर में दे रखी है 1035, और कॉस्ट भी डॉलर में दे रखी है 1065। जिस दिन इसे खरीदा था 53 का दाम था, तो सर जी कॉस्ट कैसे आएगी? 103565 इंटू 53, 56445 आ गई कॉस्ट।
ठीक है सर। और एनआरवी कैसे आएगी? एनआरवी डॉलर में दे रखी थी 1035, उसे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर दो। क्यों? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्लोजिंग रेट पर करते हैं ना। 1035 इंटू 58, ये आ गया 60030। लोअर क्या है? 56445, तो आप ले लो 56445। देखो प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री के लिए हमें रूल लगाना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। पी के लिए अलग, क्यू के लिए अलग। पी की कॉस्ट क्या थी? $5520, और जिस दिन खरीदा था उस दिन का दाम था 56.50, कॉस्ट थी 56.50, कन्वर्ट कर लिया 311880। एनआरवी रुपीज में दे रखी थी 285, लोअर आ गया 285। क्यू की बात करते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी और एनआरवी दोनों ही डॉलर में दे रखी है, तो कॉस्ट भी रुपीज में निकालो, एनआरवी भी रुपीज में निकालो। कॉस्ट के लिए क्या करना है आपको? कॉस्ट के लिए क्या करना है? 1065 इंटू जिस दिन खरीदी थी उस दिन का रेट 53, दैट इज 56445। एनआरवी के लिए क्या करना है आपको? एनआरवी जो डॉलर में दे रखी है वो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर लो। 1035 इंटू 58, 60,030, लोअर आ गया 56445। उसके बाद 132 की इनकम है, एवरेज रेट से कन्वर्ट कर दो। क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर दो। ठीक है सर। और हेड ऑफिस कंट्रोल अकाउंट, हेड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस का बैलेंस, हेड ऑफिस का बैलेंस ये आपको दे ही रखा था रुपीज में ऑलरेडी कन्वर्ट करके। यही मैं कह रहा था, कोई बैलेंस अगर क्वेश्चन ने ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्ट करके दे रखा है फिर वही उठा लो, तुम कोई रेट मत लगाओ। 266 265 ये रहा, और डिफरेंस आपने डेबिट कर दिया एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में। सवाल खत्म, सवाल खत्म। तो प्यारे बच्चों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में इसके फाइनल अकाउंट्स बेस्ड इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन और डिपेंडेंट ब्रांच के वाले क्वेश्चंस और कर देंगे, इतना ही टाइम लगा करके, और पेपर में आपका काम चलेगा। अगर पूरा रेगुलर पढ़ा है, सब चीज़ देखिए, तो प्यारे बच्चों वही रखो। अगर छोड़ने का सोच रहे हो, फंस गए हो, तो ये सीरीज से आपका काम मोर देन इनफ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो बच्चा पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। हमारी 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज़ में ये ब्रांच का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद अमेलगमेशन आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, तो कंसोलिडेशन भी ले आऊँगा। जैसा आप लोग जानते हैं, हमारी एक सीरीज़ चल रही है 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें मैं मॉड्यूल 3 इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन, अगर आप कमेंट करके लाइक कर देते हैं तो, कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसमें उस चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो रही है। बायबैक के अंदर मैंने करा दिया था आपको पूरा क्वेश्चन, जिसमें जनरल एंट्री, फार्मूला, बैलेंस शीट सब आ गया। सर कहाँ मिलेंगे बाकी सारे चैप्टर्स? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, जाओ देखो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल एडजस्टमेंट सीरीज़ भी चैनल पर चल रही है, जिसमें हर एक चैप्टर से कीमती एडजस्टमेंट इकट्ठा करके आपको परोसी जा रही है। टोटल 1.5 घंटे में 20 नंबर की वृद्धि उस सीरीज़ से हो रही है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैराथन्स वगैरह सब चल रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। अगले 4 दिन 5 दिन धूम मचने वाली है आपके YT चैनल। लाइक जरूर कर देना। और कैश फ्लो का मैंने कराया था इस सीरीज 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज के अंदर, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और ब्रांच के इंटरनल रिको में मैंने सारी एडजस्टमेंट करवा दी है। और ब्रांच के 2 लेक्चर्स हो गए, बाकी सबके एक ही लेक्चर थे 15-15 मिनट के। ये ब्रांच का दूसरा लेक्चर है, क्योंकि बच्चा पार्टी ब्रांच में अलग अलग टॉपिक बहुत सारे हैं। पिछले वाले में मैंने जनरल एंट्री वाला और फॉरेन ब्रांच करा दिया था। आज के अंदर मैं एक एक टॉपिक से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा ब्रांच की, जिसमें सारी कवरेज हो जाएगी फाइनल अकाउंट बेस्ड, डिपेंडेंट ब्रांच का और इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का। ये RTP PYQ पास्ट ईयर में आए हुए पेपर्स हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कीमती क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये वहाँ से उठाए हुए हैं। एक आखिरी जानकारी, अगर आप सारी RTP PYQ, सारे केस बेस्ड MCQ, चैप्टर वाइज टेस्ट मात्र 35 घंटे में पूरे सिलेबस की रिवीजन स्क्रैच से चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट बैच के नाम से एक लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो मिनिमम प्राइस में। पेपर से 3 दिन पहले भी आप लोगे तो काम चल जाएगा। क्यों? 35 आवर्स में सारा कुछ स्क्रैच से। अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तो जल्दी से ज्वाइन करो। अभी हम शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। टन भैया ऐसी ट्रिक दूंगा इस ब्रांच के क्वेश्चन में आज कि आप कहोगे अरे स्टडी में क्यों इतना लंबा कर रहे हैं, बाकी टीचर्स क्यों इतना लंबा पढ़ा रहे हैं। आइए बच्चों, इसकी पिछली वीडियोस देखना ना भूलें, जिसके अंदर मैंने अपना ये जनरल एंट्री वाला और फॉरेन ब्रांच वाला क्वेश्चन करवाया था। 6 नंबर का आता है, इसलिए 6 नंबर वाले फॉर्मेट में ही हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। अभी आज हम करेंगे पहले फाइनल अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है सर, ये अपना ब्रांच में फाइनल अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन, एंड इसके बाद हम करेंगे एक इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का और डिपेंडेंट ब्रांच का। तो पूरी ब्रांच कवर अप हो जाएगी इन 2 लेक्चर्स में। 15-1 मिनट का पिछला लेक्चर था, 15-1 मिनट का ये होगा, आधे घंटे में आपका ब्रांच खत्म। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। मैसर्स मरीना का हेड ऑफिस चेन्नई में है, ब्रांच हैदराबाद में, बहुत बढ़िया इंडियन ब्रांच है। हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 60%। भैया ये लिख लेना एक बार अपने पास, हेड ऑफिस क्या करते हैं, हेड ऑफिस को अगर कॉस्ट पड़ती है 100 में, तो हेड ऑफिस उसमें 60 रुपये जोड़ करके सेल करती है 160 में। ठीक है सर। दे ऑल्सो सेंड गुड्स टू ब्रांच, अपनी ब्रांच को भी अगर देती है, अपनी ब्रांच को भी अगर हेड ऑफिस सामान ट्रांसफर करती है तो उसको भी प्रॉफिट जोड़ करके 160 में ही देती है। यानी ट्रांसफर प्राइस कह लो या इनवॉइस प्राइस कह लो, ये 160 है। ब्रांच को कितने में पड़ गया सामान, ब्रांच की कॉस्ट हो गई 160, क्योंकि हेड ऑफिस ने उसे दिया 160 में। ठीक है सर।
Branch at Hyderabad is wholly engaged in retail trade and goods are sold at cost to head office plus 80%. ब्रांच फर्दर सेल करती है जो हेड ऑफिस की कॉस्ट है 100, उसमें 80 रुपया जोड़ के, यानी 180 में, 180 में। ये लिख लेना अपने पास, ये लिख देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और ऑल एडजस्टमेंट सीरीज में मैंने ये पूरा बताया था कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा चैनल का फायदा उठाओ। आपको पता नहीं है क्या क्या चल रहा है, पूरा देखो डिटेल में। हेड ऑफिस को सामान पड़ता है 100 में, वो आगे किसी को बेचता है 160 में। इवन अपनी ब्रांच को भी ट्रांसफर प्राइस इनवॉइस प्राइस 160 में ही देता है। तो ब्रांच की कॉस्ट हो गई 160 क्योंकि ब्रांच को सामान पड़ा 160 में, और ब्रांच आगे सेल करती है हेड ऑफिस की कॉस्ट 100 रुपए में 80 रुपए जोड़ के, यानी 180 में। ब्रांच का सेल प्राइस है 180, ब्रांच के पास आता है 160 में, 20 रुपए वो कमाती है, 180 में बेच देती है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, गुड्स एंड सेल, ऑफिस एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी, ये सब आपको दे रखा है। और कह रहे हैं हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का ही ट्रेडिंग P&L बनाना है। बच्चों पहली बात तो पेपर में याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो दो अलग अलग फॉर्मेट मत बना देना कि ट्रेडिंग P&L का एक फॉर्मेट हेड ऑफिस के लिए बना दिया, एक ब्रांच के लिए बना दिया। नहीं, आपको एक ही फॉर्मेट बनाना है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। इसी में 2 कॉलम बना लेना, पूरे नंबर मिलेंगे, हेड ऑफिस ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच। ठीक है सर, भैया डाटा पुट करना शुरू करो। ओपनिंग स्टॉक 75, 925, ओपनिंग स्टॉक 75, परचेजेस 925, ब्रांच में 0 है। गुड सेंड टू ब्रांच 360, ठीक है, ब्रांच को गुड सेंड किया तो 360, हेड ऑफिस में क्रेडिट साइड आएगा, ब्रांच में डेबिट साइड आएगा। हमेशा याद रखना, आपने सामान भेजा है, हेड ऑफिस ने सामान भेजा है, तो हेड ऑफिस में क्रेडिट साइड आएगा, ब्रांच में डेबिट साइड आएगा, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है सर। उसके बाद सेल्स 1025, 270, सेल तो तुम्हें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ आती है 1025, 270। उसके बाद क्या दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस और स्टाफ सैलरी। ऑफिस एक्सपेंसेस 9000, 3000, स्टाफ सैलरी 13700, 2500। ठीक है सर जी, आपने सारा डाटा पुट कर दिया, सारा डाटा पुट कर दिया सर। इसके बाद बस, और तो क्वेश्चन ने कुछ दे नहीं रखा था। अब अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लो, यानी जीपी ढूंढ लो। ठीक है सर, और फिर उसके बाद एनपी ढूंढ लेना, काम खत्म। अब जीपी ढूंढने में दिक्कत ये आ रही है कि अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है हमारे पास, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में 2 फिगर्स गायब हो गई, ना जीपी है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कैसे होगा। अब क्या करते हैं स्टडी मेट वाले या अदर टीचर्स या बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने बैठ जाते हैं जिसकी कैलकुलेशन बड़ी लंबी होती है। मैं कह रहा हूं जीपी ढूंढ लो, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जीपी ढूंढना बेहद आसान है, क्यों, क्वेश्चन ने परसेंटेज दे रखी थी ना भाई देखो मैं बताता हूं ब्रांच का जीपी कितना आएगा। देखो सीधी सी बात है, ब्रांच की सेल्स कितनी है 270, ओके सर, ब्रांच की सेल है 270। कितने रुपए पे सेल करती है ब्रांच, 180 में, जिसमें इसका प्रॉफिट कितना होता है 20 रुपए। तो सेल प्राइस, ब्रांच की सेल प्राइस 180 से भाग कर दो और जितना उसका प्रॉफिट है 20 उससे मल्टीप्लाई कर दो। भाई ब्रांच को सामान 160 में आता था, वो 180 में सेल करती थी, 20 रुपए का ही तो प्रॉफिट कमा रही है। हाँ, तो 180 की सेल पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है ब्रांच, तो 270 की सेल पे कितना प्रॉफिट कमाएगी, 270 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 180। ये तो बेसिक मैथ है 11th क्लास वाली। 30,000 ये आ गया जीपी। अब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,20,000। बताओ कहां फत हुई, पता नहीं क्यों लोग इतना लंबा लंबा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों लोग इतना लंबा लंबा कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक के लिए वर्किंग नोट्स बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है सर, ठीक है सर। इसी प्रकार से हेड ऑफिस की सेल कितनी है, एक तो उसने बाहर बेचा और अपने ब्रांच को भी उसने प्रॉफिट लगा करके बेचा है, तो सारी सेल उठा लो। हेड ऑफिस की कितनी है 1025 प्लस 360। ठीक है सर, कितने पर है ये 160 पर है, क्योंकि चाहे बाहर सेल करता हो चाहे हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को सेल करता हो 160 पे करता है, डिवाइड कर दो 160 से। इसमें हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना है 60 रुपए, क्योंकि वो 100 में खरीद के 160 में बेचता है, गुना कर दो 60 से, ये आ गया 519375। ओ माय गॉड, इसका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ओ सर जी, हाँ ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ट्रिक है भैया। अगर ऐसा और दे ही रखा होता है यार कि हेड ऑफिस कितने में देता है ब्रांच को, ब्रांच फर्दर कितने में सेल करती है, ज्यादातर क्वेश्चंस में दे ही रखा होता है। तो भैया जब जीपी और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग फिगर हो तो क्लोजिंग स्टॉक मत ढूंढना, जीपी ढूंढ लेना, क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। जीपी कैसे ढूंढोगे, सेल उठाओ, डिवाइड करो सेल प्राइस से, मल्टीप्लाई करो प्रॉफिट मार्जिन से। सेल उठाओ, डिवाइड करो 160 सेल प्राइस से, मल्टीप्लाई करो 60 प्रॉफिट मार्जिन से। ठीक है सर, ठीक है सर। और आखिर में एक ध्यान हमें इसका रखना होता है स्टॉक रिजर्व का, एक ध्यान हमें इसका रखना होता है स्टॉक रिजर्व का बच्चा पार्टी। हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को अगर सामान बेचती है प्रॉफिट लगा करके, और उस सामान में से ब्रांच की कुछ गोदाम में अभी पड़ा हुआ बिका नहीं है, तो उस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आपको हेड ऑफिस के यहाँ डेबिट करना होता है। आई रिपीट अगेन, हेड ऑफिस अगर अपनी ही ब्रांच को कुछ सामान देती है प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, और उस सामान में से कुछ सामान अभी ब्रांच के गोदाम में पड़ा हुआ है, कुछ या पूरा अभी बिका नहीं है, तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकलेगा और हेड ऑफिस के यहाँ डेबिट होगा। कैसे निकलेगा, ब्रांच का वो क्लोजिंग स्टॉक उठाओ जो हेड ऑफिस से आया था प्रॉफिट जुड़ के और अभी बिका नहीं है। इस क्वेश्चन में ब्रांच के पास पूरा सामान हेड ऑफिस से आता है, ये देखो उसकी खुद की परचेज है ही नहीं, कुछ भी जीरो है, तो हेड ऑफ ब्रांच के गोदाम में जो भी सामान बचा हुआ 120 वो पूरा हेड ऑफिस से ही आया हुआ है। ठीक है सर, इस पे क्या करना है आपको, इस पे क्या करना है आपको, प्यारे प्यारे बच्चों,
इस पे आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लगानी है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लगानी है। इसको डिवाइड कर दोगे आप 160 से। क्यों? ये कितने रुपए में आया था हेड ऑफिस से? 160 हेड ऑफिस, और इसमें मार्जिन कितना है? 60। बात खत्म, बात खत्म। ये आ गया आपका 45, एनपी आ गया बैलेंसिंग फिगर। भैया इतने से वर्किंग नोट बनाने हैं, ये इतने बड़े बड़े की आफत नहीं है। ये रही, इन्हीं को अच्छे से शो कर देना, बस क्या जरूरत रह गई इनकी। दूसरे तरीके से करो आप जीपी निकाल करके। अब एग्जामिनर यार समझदार हुआ तो पूरे नंबर दे देगा, अगर वो वर्किंग नोट बिल्कुल वैसा ही देख रहा है तो थोड़े से चांसेस हैं कि वो दिक्कत करेगा। ठीक है सर, ठीक। बाकी अगर जल्दी में और बिल्कुल छोड़ रहे थे तो ये ट्रिक सुपर्ब है। 6 में से 5 तो देगा ही देगा हर हालत में। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक उठाओ 120, डिवाइड कर दो किससे? जितने में ब्रांच के पास आया था या जितने में हेड ऑफिस ने भेजा था 160, मल्टीप्लाई कर दो हेड ऑफिस के प्रॉफिट 60 रुपए से। ओके सर, हर केस में ऐसा ही होगा? हाँ सर, ये होमवर्क क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, ये आप ट्राई कर लेना। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बच्चा पार्टी हमारे पास आ रहा है डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन। देखो डिपेंडेंट ब्रांच के केस में फुल फ्लेड क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है। पूछो बच्चा पार्टी क्यों? क्योंकि सर जी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें वो बहुत सारे जो खाते होते हैं वो उनको बनवाने के चांसेस थोड़े कम ही होते हैं यार। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट मांगते हैं, 90% चांस तो ऐसे क्वेश्चन के ही है। ठीक है, और ये सीरीज स्पेशली उन बच्चों की मदद कर रही है जो कोई चैप्टर छोड़ करके जा रहे हैं। ये बात ना भूलें, जिनने पूरी कवरेज करी है भैया पूरी करो, नो प्रॉब्लम। उसमें ऐसा डाटा दे रखा होगा आपको और आपसे कहेंगे कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बना दो। डिपेंडेंट ब्रांच का केस है भाई, बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक एक करके चीज़ें देखो और उन्हें पुट करते हुए चलो, इतना सिंपल काम है, कुछ भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग डेटर्स 4,000। देखो 1 जनवरी ओपनिंग डेट है और 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट है 2024। ठीक है सर। और ओपनिंग पेटी कैश 500, ओपनिंग फर्नीचर 2,000 और ओपनिंग प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 150। ये सब ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स के। ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के डेबिट साइड आते हैं 10, 4,500, 2,150। 10, 4,500, 2,150। बहुत बढ़िया सर, ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के हमेशा डेबिट साइड आते हैं। ठीक है सर। उसके बाद ब्रांच डेटर्स 31 दिसंबर 24 को, ये क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स यानी एसेट का। क्लोजिंग बैलेंस एसेट का क्रेडिट साइड आता है नीचे, ये आ गया बाय क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स 4,900। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी ये ओपनिंग बैलेंस किसका प्यारे बच्चों? ये सर जी सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है, वो क्रेडिट साइड आता है, हमेशा याद रखना। मैं बता देता हूं, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। ठीक है सर, तो 100 रुपये यहाँ जाएगा, 100 रुपये आ गया क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस। सर कितनी सिंपल चीज़ है यार, और तुम छोड़ करके जाने का सोचते हो। उसके बाद आपने ब्रांच को सामान भेज, जो भी आप ब्रांच को भेजोगे वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, और जो भी ब्रांच से आएगा वो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। इतना याद रख लो। आपने ब्रांच को भेजा 80,000, तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो 80,000। कुछ एक चीजें हैं इनमें ध्यान रखने लायक, वो मैं बताऊंगा ये अभी। उसके बाद कैश सेल्स 1,30,000 है। कैश सेल्स हुई है ब्रांच पे 31, तो वहां से पैसा आएगा आपके पास, क्योंकि ब्रांच का काम क्या होता है? कैश सेल करके आपको पैसा भिजवाना। आएगा तो मैंने कहा ब्रांच से कुछ भी आएगा तो क्रेडिट साइड, ब्रांच से कुछ भी आएगा तो क्रेडिट साइड। एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस लिखो क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है वो डेबिट साइड, जो वहां से आ रहा है वो क्रेडिट साइड, बस। और उसमें कुछ एक बातें ध्यान रखो। क्रेडिट सेल 40,000, क्रेडिट सेल 40,000। भैया इसकी कोई भी पोस्टिंग नहीं होनी, क्यों? ये भैया डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ना आपको 4,900। हाँ, तो क्रेडिट सेल हो, डिस्काउंट हो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर हो, वो सब क्लोजिंग बैलेंस उसको एडजस्ट करने के बाद ही आता है। तो 4,900 में ये चीजें ऑलरेडी एडजस्ट हैं। ये 40,000 की क्रेडिट सेल, ये 100 रुपए का इसको डिस्काउंट, और ये जो डेटर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिए थे आपको 2,000 रुपए के, ये रहिए, ये सब ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्टेड है। उसके बाद पैसा आया है, कैश रिसीव्ड 35,000 आएगा, तो यहाँ लिख दो 35,000 क्रेडिट साइड। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद ब्रांच डेटर से फिर से पैसा आया है 2,000। ओके सर, आया है तो इस साइड लिख दो क्रेडिट साइड 2,000। अरे वाह सर वाह। उसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच, अब तुम ब्रांच को भेज रहे हो पैसा, रेंट के लिए 2,000, उसकी सैलरी के लिए 2,400, पेटी कैश के लिए 1,000, तो 2,000, 2,400, 1,000 भेज रहे हो तो डेबिट साइड 2,000, 2,400, 1,000। सर ये तो ट्रिक ही खोल दिया आपने पूरी। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आए तो जिसमें ब्रांच अकाउंट बनाना हो हेड ऑफिस के बुक्स में। ओके सर, ओके। ये डेटर्स मेथड है, ये स्टॉक एंड डेटर्स मेथड नहीं है, डेटर्स मेथड है। ठीक है सर। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 1,000। ब्रांच ने 1,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, आया है वहां से कुछ, क्रेडिट साइड आएगा।
जब भेजे थे ब्रांच को गुड्स 80,000 तो डेबिट साइड लिखे थे, उसमें से वापस आ गए तो क्रेडिट साइड लिखोगे 1,000। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 5,000। ओके सर, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस मैंने बता दिया क्रेडिट साइड आता है। ओके सर, ओके सर। और ये इसको 600 कर लो यार, इसमें थोड़ा सा लफड़ा है। एनुअल इंश्योरेंस इसको 600 कर लो। 600 रुपये भेजे आपने ब्रांच के पास, कैश सेंड टू ब्रांच 600 रुपये आपने भेजे, किस लिए? इंश्योरेंस पे करने के लिए। तो पहले तो आपने भेजे तो यहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि जो भी आप भेजोगे वो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, अब ये कब तक के हैं? ये 31 मार्च 25 तक के हैं, जबकि आपका साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 24 पे। तो 3 महीने एक्स्ट्रा है इसमें। 600 इंटू 3/12, 150 रुपये एक्स्ट्रा है, वो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस बनेगा जो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट साइड। ओहो, 600 आपने भेजे, यहाँ लिख दिए, इसमें से 3 महीने इंटू 3/12, 150 रुपये एक्स्ट्रा है, उन्हें यहाँ लिख दो। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके सर। इसके बाद फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन लगाना है। ओके, फर्नीचर कितने का था? ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का 2,000 का था, तो 10% डिप्रिसिएशन लग जाएगा तो कितने का बचेगा? 1,800। फर्नीचर एक एसेट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस आता है, डिप्रिसिएशन लगाने के बाद वो क्रेडिट साइड लिख दिया 1,800। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद 1,200 रुपये के गुड्स में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी से 1,000 रुपये मिल गया तो यहाँ लिखो क्रेडिट साइड, और ये 1,68 बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, ये इन सब का टोटल करके लिखा है इन्होंने। ठीक है सर, ठीक है, सब कुछ आ गया। एक आइटम रह गया बस, क्या? पेटी कैश स्पेंट। पेटी कैश मतलब आपने ब्रांच के पास जो पैसा भेजा था उसमें ब्रांच ने खर्च कितना कर दिया, वो खर्च किया है ब्रांच ने। हमें क्या मतलब, हमें तो उसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए ना। हाँ, हमें उसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, कितना होगा? तो भाई ये कैसे निकलेगा? सर जी आप देखो, पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस कितना था? 500। बहुत बढ़िया। आपने और कितना भेज दिया ब्रांच के पास पेटी कैश? 1,000। उनके पास हो गए 1,500, जिसमें से उन्होंने खर्च कर दिया 850। तो कितना बचा होगा उनके पास? सर जी 650। तो ये आ जाएगा पेटी कैश क्लोजिंग बैलेंस 650, नेट प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। भैया एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। और अगर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है तो समझ लो क्रेडिट सेल, डिस्काउंट और गुड्स रिटर्न बाय डेटर उसमें एडजस्ट हो गए, वो कहीं भी नहीं लिखने। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस लिखो क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड। और जो भी आपने ब्रांच को भेजा है वो डेबिट साइड, जो भी वहां से आया है वो क्रेडिट साइड। अगर किसी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, जैसे पेटी कैश, तो उसका निकाल लो कि भैया ओपनिंग कैश इतना था, प्लस इतना और भेज दिया, माइनस इतना खर्च हो गया, इतना बच गया। डेप्रिसिएशन लगा दो फर्नीचर पे, काम खत्म। डेटर्स मेथड तो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। 6 नंबर में ऐसे के ही चांसेस है। चलिए बच्चा पार्टी। और अगर आपको पूरा करना है, पूरा ब्रांच 3 घंटे में करना है, तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम कर दो, मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा जिसमें कॉन्सेप्ट के रिवीजन है स्क्रैच से, और पूरा ब्रांच है विद क्वेश्चंस 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे के अंदर उसमें आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड भी मिल जाएगा। ओके सर जी। अब हमारा इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे ब्रांच के टॉपिक से, स्टडी मेटेरियल का प्रैक्टिकल नंबर 10। इसमें क्या हो रहा है? बच्चा पार्टी, हेड ऑफिस की अलग अलग ब्रांच है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। एक हेड ऑफिस की 4 ब्रांच है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और वो ब्रांचेस प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, आपस में कुछ डीलिंग कर रही है। तो उनकी हेड ऑफिस की बुक्स में एक सिंगल एंट्री क्या बनेगी? ये होता है हमारा इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का टॉपिक। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। यानी बच्चा रे बच्चा, ये देखो, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कलकत्ता, ये 4 ब्रांच है। कभी दिल्ली मुंबई को कुछ भेज रही है, वहां से कुछ ले रही है, कभी दिल्ली चेन्नई को कुछ भेज रही है, वहां से कुछ ले रही है, ऐसे ही मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये चारों ब्रांचेस आपस में लगी हुई है। और आपसे कह रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स में इनका ट्रीटमेंट करके दिखाओ। क्यों? हेड ऑफिस को कंट्रोल तो रखना होता है ना, चारों ब्रांच भले ही आपस में लगी हुई है, पर कंट्रोल तो हेड ऑफिस का होगा, हेड ऑफिस के थ्रू एंट्रीज मूव करेंगी। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसमें बहुत ज्यादा साधारण, बहुत ज्यादा सिंपल सी ट्रिक है। क्या? हेड ऑफिस की बुक्स में एक फॉर्मेट बना लो जिसमें ऊपर सारी ब्रांचेस के नाम लिख लो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। अब इसके बाद मान लो दिल्ली ने मुंबई को गुड्स भेजे, तो रिसीविंग ब्रांच कौन हुई? मुंबई, और सेंडिंग ब्रांच कौन हुई? दिल्ली। ठीक है, ओके सर। या दूसरा केस लगा लेते हैं, रिसीविंग ब्रांच को हम डेबिट करके चलते हैं और सेंडिंग ब्रांच को क्रेडिट करके चलते हैं। ये लगा लो, मुंबई ने दिल्ली को गुड्स भेजे, ये लगा लो। तो रिसीविंग ब्रांच कौन है? दिल्ली, उसको डेबिट कर देंगे। सेंडिंग ब्रांच कौन है? मुंबई, उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है सर, ठीक है सर। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था मुंबई ने दिल्ली को सामान भेजा है कितने का? 35,000 का, और कोलकाता ने भेजा है 15,000 का। तो सेंडिंग ब्रांच कौन हुई? मुंबई और कोलकाता, तो उनको 35 और 15 से क्रेडिट कर दो। और रिसीविंग ब्रांच कौन है? दिल्ली, उसको डेबिट कर दो 50,000 से। ऐसे ही सारी एंट्रीज कर लो और एंड में नेट कर लेना डेबिट और क्रेडिट का, हर एक ब्रांच में क्या आ रहा है, और अकॉर्डिंगली एंट्री पास कर देना। 3,000 डेबिट, 70,000 डेबिट, 15,000 टू 58,000, ब्रांच का नाम लिख करके।
आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो कमेंट करना प्यारे बच्चों, और ये सारी ब्रांच कवर अप हो गई है। कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन सा बनाऊं। कोई भी डाउट हो ऊपर दिए गए नंबर पे कनेक्ट करना। थैंक यू। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। एक भी बार नहीं पढ़ा अमेलगमेशन, छोड़ के जाने का सोच रहे हैं, फिर भी डर है 14 नंबर कहीं घाटे में न रह जाएं। चिंता मत करो, लीस्ट पॉसिबल टाइम में रिवाइज करवा दूंगा। शर्त एक ही है, अंत तक देखिएगा। हर वीडियो में मैं यही कहता हूं, क्योंकि सच्चाई भी यही है। अंत तक देखोगे तभी पूरा फायदा मिलेगा। सारा अमेलगमेशन रिवाइज करवा दूंगा और एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जिसके अंदर पूरे अमेलगमेशन की एक एक जनरल एंट्री, बैलेंस शीट सब रिवाइज हो जाएगी। तो जुड़े रहिए बच्चों आखिरी शॉर्ट अमेलगमेशन को देने के लिए हमारे साथ। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अमेलगमेशन के अंदर 4 टॉपिक हैं। अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन, कैसे पुरानी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी, ओल्ड कंपनी की बुक्स को क्लोज करते हैं, और कैसे नई कंपनी की बुक्स के अंदर जनरल एंट्रीज पास करते हैं। देखिए, The ever-growing market competition has led to the adoption of different strategies of business growth. Amalgamation is one of those strategies. Growth करने के लिए amalgamation भी एक strategy है, जिसके अंदर एक कंपनी दूसरे को absorb कर लेती है, या दोनों मिलकर के एक तीसरी कंपनी बना देते हैं। A plus B मिलकर के बन गई C, this is called amalgamation. A plus B रह गई B, यानी B ने A को absorb कर लिया, this is called absorption. और एक होता है external reconstruction. A को ही हमने externally reconstruct करके उसका नाम बदल के B रख दिया। तो amalgamation, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 प्रकार की स्ट्रेटजीज इस चैप्टर के अंदर होती हैं, जिनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही होता है। सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलग चैप्टर है, ऊपर आई बटन में चले जाओ, वो भी कराया हुआ है मैंने लीस्ट पॉसिबल टाइम में इसी प्रकार से। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। अगला टॉपिक, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं बच्चों। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट आपको सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स को चुकाना है। अगर A प्लस बी को मिलाकर के C बनाई गई है, तो C ने A और B को टेक ओवर किया है, तो C A और B के शेयर होल्डर्स को कुछ पेमेंट करेगी। इसी प्रकार से अगर A और B को मिला करके B रह गई, B ने A को एब्जॉर्ब कर लिया, तो B A के शेयर होल्डर्स को कुछ पेमेंट करेगी। उसी को कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। इसके लिए 2 मेथड है प्यारे बच्चों, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। इफ लमसम अमाउंट इज गिवन इन क्वेश्चन, कोई मेथड की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन में दे ही दिया इतनी परचेज कंसिडरेशन, तो क्वेश्चन का भला हो, धन्यवाद। बट अगर नहीं दिया, जिसके चांसेस 90% होते हैं कि नहीं मिलेगी तुम्हें परचेज कंसिडरेशन, खुद ढूंढनी पड़ेगी, तो उसके लिए 2 मेथड हैं, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट में क्या करना है, एक एक करके आप निकालते हो कि भाई इक्विटी शेयरहोल्डर्स को क्या मिला, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को क्या पेमेंट की गई, और अगर कुछ पैसा बच गया है, फ्रैक्शन शेयर्स आ रहे हैं, तो उसके बदले में कैश दिया जाता है। ठीक है जी। नंबर ऑफ शेयर्स किसको कितने दिए जाएंगे, प्रेफरेंस को कितना, इक्विटी को कितना, उसके लिए स्वैप रेशो या इंट्रिंसिक वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक चीज क्वेश्चन में दे रखी होती है, उसका यूज करके चलते हैं। नेट एसेट मेथड से किस प्रकार से परचेज कंसिडरेशन आती है, नई कंपनी ने जो एसेट्स टेक ओवर कर लिए एट अग्रीड वैल्यू माइनस जो लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली एट अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू कौन सी होती है, जो बैलेंस शीट के नीचे दे रखी होती है क्वेश्चन में। A प्लस बी इक्वल टू C, तो C ने A और B के जो एसेट्स को टेक ओवर कर लिया माइनस लायबिलिटीज जो टेक ओवर कर ली, कौन सी वैल्यू पर, एग्रीड वैल्यू, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट के नीचे गिवन होती है। ओके सर जी। अगला टॉपिक, ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स को कैसे क्लोज करते हैं। सबसे पहली एंट्री, उसके सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट एट बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट वैल्यू पर, जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है उसमें जो एसेट्स लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, सारे एसेट्स को। ध्यान रखना, P&L का डेबिट बैलेंस और एक्सपेंस आर नॉट रिटन ऑफ, आर नॉट एसेट्स एंड शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है सर। एनी एसेट नॉट टेकन ओवर शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर सामने वाली कंपनी C ने A या B के कोई एसेट टेक ओवर नहीं किए हैं, तो उनको फिर रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे। यानी आपको सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देने हैं ओल्ड कंपनी के, जो कंपनी क्लोज हो रही है। A और B मिला के C बना रहे हैं, तो A और B की बुक्स में ये एंट्री पास होंगी। A और B मिला के B बन रही है, तो A की बुक्स में ये एंट्री पास होगी। सारे एसेट जो बैलेंस शीट में लिखे हुए उसके लिए एंट्री पास कर दो, रियलाइजेशन टू एसेट। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, P&L का डेबिट बैलेंस और एक्सपेंसेस और कोई एसेट नॉट टेकन ओवर है, वो रियलाइजेशन टू एसेट, उसके लिए एंट्री पास नहीं होगी। इसी प्रकार से सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पर, उसकी एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की गई है, उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसे ये कंपनी ओल्ड कंपनी खुद ही पे करके चलेगी। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन रेज करने के लिए, यानी अब तुमने अपनी एसेट लायबिलिटी सामने वाली कंपनी को दे दिए, अब उससे पैसा मांगो। किसकी बुक्स में एंट्री पढ़ रहे हैं हम, ओल्ड कंपनी, जो अपने आप को सौंप रही है सामने वाली कंपनी को। आपने अपने एसेट और लायबिलिटी उसको दे दी, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल करके उसको दे दिया, अब उससे पैसा मांगो। अब उससे पैसा मांगो कि भाई हमने तुम्हें अपने आप को तुम्हें समर्पण कर दिया, अब पैसा दो।
हमने अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया, उसकी एंट्री होगी। बायर कंपनी को पकड़ लेंगे हम, डेबिट कर लेंगे, उससे पैसा मांगेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसी एंट्री का जो अमाउंट होता है उसके लिए वो परचेज कंसिडरेशन मैंने अभी सिखाई आपको, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, वो सब। ठीक है सर, ठीक है सर। और फिर क्या होगा, फिर बायर कंपनी पैसा देगी। थर्ड एंट्री में तुमने उससे पैसा मांगा है, अब वो तुम्हें पैसा देगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी। और सामने वाली कंपनी शेयर्स भी देती है, तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स भी डेबिट हो जाएंगे। ठीक है सर। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने पे नहीं किए, आर पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी बट एक्चुअली टू बी बोर्न बाय ट्रांसफरी कंपनी, यानी अभी के लिए आपने पे कर दिए हैं, बट जो सामने वाली कंपनी है वो कह रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो तुम्हारे लग गए हैं, जो अभी के लिए तुमने पे किए हैं, वो भी हम तुम्हें बाद में दे देंगे। तो उसके लिए बायर कंपनी टू कैश और फिर कैश टू बायर कंपनी, ये दो एंट्रीज पास होंगी। नो एंट्री शुड बी पास इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोथ पेड एंड बोर्न बाय ट्रांसफरी कंपनी। अगर ट्रांसफरी कंपनी यानी सामने वाली कंपनी ने ही रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं और उसी ने बियर भी किए हैं, उसने कहा मैं ही दूंगी, मेरे हिस्से में है, तो हमें कोई एंट्री पास ही नहीं करनी। हमने दिए, हमारे हिस्से में आए थे, तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक फिफ्थ पॉइंट पे। हमने अभी दे दिए, बाद में लेना है, तो फिफ्थ का ए, बायर कंपनी टू कैश और कैश टू बायर कंपनी, ये वाली एंट्री। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अब हम यानी ओल्ड कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हिसाब करेगी। क्या कहेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट और नई कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स पकड़ो, पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू नई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर्स टू कैश। यानी इस एंट्री का ये जो सिक्स्थ एंट्री है इसको आप समझो, पहले लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, उसके बाद टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू कैश। यानी हम हैं ओल्ड कंपनी, हम हैं ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पुरानी कैपिटल को खत्म करेगी और नई कंपनी से प्रेफरेंस शेयर्स या कैश लेकर के उनको दे देगी। तो पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू नए प्रेफरेंस शेयर टू कैश अकाउंट। सर ये बीच में एक बार टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करना और फिर डेबिट करना, ये क्या किया गया, ये तो बताया गया ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट देने हैं, नेट इफेक्ट तो खत्म हो गया। और अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो वो चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में। इसी प्रकार से पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर कैपिटल हम अलॉट कर देंगे, और कैपिटल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, रियलाइजेशन, इन सबके डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ कर देंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। एट लास्ट अकाउंट्स आर क्लोज्ड एज फॉलोज, और उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बैलेंस बचेगा वो रियलाइजेशन में क्लोज, रियलाइजेशन में जो बैलेंस बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्लोज, कैश बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दो, और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट अपने आप टैली हो जाना चाहिए अगर आपने काम बिल्कुल ठीक किया है। आखिरी पॉइंट, जो परचेजिंग कंपनी है उसकी बुक्स में जर्नल एंट्री, बिजनेस परचेज टू वेंडर कंपनी, यानी ए और बी ने मिलकर सी बनाई, तो सी के यहाँ पे क्या एंट्रीज होंगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, फिर उसके एसेट्स आपके पास आ जाएंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, उसकी लायबिलिटीज भी आपकी टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। अगर कोई डिफरेंस आता है वो गुडविल और कैपिटलिज्म में चला जाएगा सेकंड एंट्री के अंदर। थर्ड एंट्री, अब तुमने सामने वाली कंपनी के एसेट लायबिलिटी सब टेक ओवर कर लिए, अब उसको हिसाब करो, तो वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट उसे क्या दोगे, कैश दे दो, प्रेफरेंस शेयर दे दो, इक्विटी शेयर दे दो, और अगर प्रीमियम पे इशू किए गए शेयर्स तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट कर दो। उसके बाद अगर सामने वाली कंपनी के डिवेंचर्स को भी आपने नए डिवेंचर्स दिए तो पुरानी कंपनी के डिवेंचर्स डेबिट टू नए डिवेंचर्स, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री आप ध्यान रख के चलोगे, ये बहुत ही कीमती एंट्री है। इसके बाद जो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है तो जो इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी यानी नई कंपनी की बुक्स में जो रिजर्व्स हैं, ऑल रिजर्व्स आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। सुनिए, दोबारा सुनिए, अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, यानी नई कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, सारे के सारे रिजर्व्स बुक वैल्यू पे टेक ओवर किए जाएंगे, और जो भी परचेज कंसिडरेशन और एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल का डिफरेंस है उसे रिजर्व से एडजस्ट करके चलेंगे। ठीक है सर जी। अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है तो परचेजिंग कंपनी यानी सी की बुक्स में क्या एंट्री करी जाएगी, सारे रिजर्व्स टेक ओवर नहीं किए जाते अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में, केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स एंड अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व ही खोला जाता है, जिसकी एंट्री होगी अमेलगमेशन एडजस्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं जो किसी स्टैट्यूट के कहने पर बनाए जाते हैं, पुरानी कंपनी ने किसी स्टैट्यूट के कहने पर बना रखे थे और नई कंपनी को भी मैंडेटरीली रखने ही पड़ेंगे। अब अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो चाहे अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो, सेलिंग कंपनी यानी पुरानी कंपनी के यहाँ क्या होगा, रिजर्व्स को इक्विटी शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिजर्व्स अप टू द एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग एज लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अगर किसी रिजर्व पे लायबिलिटी है तो उतना अमाउंट रियलाइजेशन में जाएगा,
और बाकी का इक्विटी शेयर होल्डर में। अगर किसी रिजर्व पे कोई लायबिलिटी नहीं है, पूरा का पूरा रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर में, चाहे अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर हो, चाहे नेचर ऑफ परचेज हो, सेलिंग कंपनी ओल्ड कंपनी की बुक्स में यही एंट्रीज होंगी। खत्म पूरी की पूरी रिवीजन अमेलगमेशन की समाप्त प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। लीजिए जी, ये क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश है, पूरा अमेलगमेशन रिवाइज हो जाएगा इसके अंदर। पुरानी कंपनी की बुक्स को क्लोज भी करेंगे, खाते भी बनाएंगे, नई कंपनी की बुक्स में एंट्री भी करेंगे और बैलेंस शीट भी देख लेंगे। फटाफट पढ़ते हैं। हरी लिमिटेड ने वायु लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी ऐसा नहीं है कि हरी और वायु मिलकर कोई तीसरी कंपनी बना रहे हैं। हरी ने वायु को खा लिया, हरी जिंदा रह गई, वायु मर गई, पर फिर भी हमें क्या अकाउंटिंग तो सेम ही रहती है। अब आपको क्या करना है, फटाफट नजर मार लेनी है बस एक बार इनके ऊपर, और नीचे जो नोट्स हैं उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। पेपर में भी यही करना, बैलेंस शीट पे हल्की नजर मारना, नोट्स पे ज़्यादा टाइम देना। इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है, 10 लाख रुपये हरी लिमिटेड, वायु लिमिटेड 3 लाख, तो 1,30,000 इतने शेयर्स हो गए 10 रुपये के हिसाब से हरी और वायु के। 9% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से केवल हरी लिमिटेड में, यानी 1000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए इंटू 100, 1 लाख रुपये की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हरी लिमिटेड की। उसके बाद 100 रुपये का एक शेयर है, 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर्स भी है, वायु में भी है प्रेफरेंस शेयर, यहाँ भी 1000 शेयर हो गए, 100 रुपये वाले 1 लाख वायु लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी। फर्क कितना है, हरी लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9% है, वायु की 10% है। रिजर्व्स दे रखे हैं, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट वगैरह वगैरह। हरी ने वायु को टेक ओवर कर लिया और ABCD 4 बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद सारे काम करने हैं आपको। पहली बात, जो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं किस कंपनी के, वायु के। हरी ने वायु को टेक ओवर कर लिया तो हरी वायु लिमिटेड के मालिकों को, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी नहीं करेगी, बदले में पैसा या शेयर्स देगी कि नहीं देगी, बिल्कुल देगी, वही लिखा हुआ है। हरी लिमिटेड अब वायु लिमिटेड के जो 10% वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उन्हें क्या देगी, 10% के प्रीमियम पे 9% वाले शेयर्स देगी। आप ऊपर देखो, वायु लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी, 10% वाली, तो हरी ने वायु को टेक ओवर कर लिया और हरी कह रही है अब तुम हमारे वाले 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स पकड़ो, वो भी तुम्हें 10% के प्रीमियम पे देते हैं। वायु ने कहा चलो बढ़िया है, वायु ने कहा चलो बढ़िया है। वायु लिमिटेड की गुडविल 50,000, बिल्डिंग 1.5 लाख और मशीनरी 1.5 लाख, ये अग्रीड वैल्यूज दे रखी हैं आपको, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इन्वेंट्री 10% लेस, प्रोविजन 7.5%, यानी नेट एसेट मेथड लगेगा, एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यूज, वहां से परचेज कंसिडरेशन निकलेगी, जो सबसे पहले हमें काम करना होता है। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेप आपका होगा परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन। सबसे पहले आप करेंगे परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन, ये रही परचेज कंसिडरेशन का एक वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले इसमें एसेट्स जो टेक ओवर कर लिया एट एग्रीड वैल्यू माइनस लायबिलिटीज जो टेक ओवर कर लिया एट एग्रीड वैल्यू, काम खत्म। क्या क्या एसेट टेक ओवर कर लिया, वायु लिमिटेड का गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक बैलेंस अब हमने ले लिया। हम कौन है, हरी, हमने ले लिया। माइनस उसकी कौन कौन सी लायबिलिटीज थी जो हमने ले ली, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड और ट्रेड पेबल। सर सारा ही आ गया, हाँ तो क्वेश्चन में कुछ लिखा थोड़ी ना था कि कोई टेक ओवर नहीं हो रहा है, सारे आ गए, सारे आ गए। हाँ वैल्यू बैलेंस शीट वाली मत लेना एसेट्स की, कौन सी लोगे, अग्रीड वैल्यू जो बैलेंस शीट के नीचे दे रखी थी। गुडविल 50,000, बिल्डिंग 1.5 लाख, मशीनरी 160, इन्वेंट्री 157,500, ट्रेड रिसीवेबल पे प्रोविजन बनाने के बाद और बैंक बैलेंस 20,000, माइनस कर दो लायबिलिटीज 80 और 20, आपकी परचेज कंसिडरेशन आ गई 530। सर आपने लायबिलिटीज तो बुक वैल्यू पे ले ली, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड और ट्रेड पेबल, इनकी कोई अग्रीड वैल्यू थी नहीं नीचे, तो इनकी तो मजबूरी में फिर बुक वैल्यू ही माइनस करनी पड़ेगी ना। ठीक है सर, तो आपकी परचेज कंसिडरेशन आ गई 5,30,000 रुपीज प्यारे बच्चों। और किस प्रकार से पेमेंट होगी, क्वेश्चन में लिखा था वायु लिमिटेड के प्रेफरेंस होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे 10% के प्रीमियम पर। वायु लिमिटेड की कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, 1 लाख रुपए, उनको 10% का प्रीमियम दोगे, कितना हो गया 10,000, तो 5,30,000 जो हमें यानी हरी को चुकाना है टू दी वायु लिमिटेड, उसमें से 1,10,000 तो उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। बिल्कुल ठीक सर। 530 यानी परचेज कंसिडरेशन का क्या मतलब है, हरी लिमिटेड वायु लिमिटेड के मालिकों को कितना पैसा देगी, 530, उसमें से प्रेफरेंस वाले मालिकों को कितना, 1,10,000, तो बचा 420 किसको जाएगा, इक्विटी वाले मालिकों को, इक्विटी वाले मालिकों को। काम खत्म, परचेज कंसिडरेशन आ गई। अब क्या करना है, अब तो भाई पुरानी कंपनी की बुक्स में खाते बना लो, वायु लिमिटेड के यहाँ खाते बना लो, काम खत्म। वायु लिमिटेड के लेजर मांगे, एंट्री मैंने रिवाइज करवा दी, लेजर बनाना यहाँ सीख लो। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेजर बनाने में, तो मैं कह रहा हूँ कुछ है ही नहीं, इतनी ज़्यादा आसान चीज़ है कि आप लोग हंसोगे। सबसे पहले सारे एसेट्स डाल दिए आपने, 2 सन्ड्री एसेट्स 5,70,000, ये देखिए आपने सारे के सारे एसेट्स डाल दिए। यस सर जी, हमने सारे एसेट्स डाल दिए, इसके अंदर कोई तकलीफ हमें नजर नहीं आई कैसी भी। 570 ये सारे के सारे एसेट्स की बुक वैल्यू है, ये 570 मैंने बैलेंस शीट से उठाया है। अपनी पहली जनरल एंट्री याद करो, क्या कहा था, सारे एसेट्स उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। हाँ P&L और एक्सपेंसेस छोड़ देना, वो थे ही नहीं तो वो छोड़ दिया हमने। 570 हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद सारी लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट में डालो, 20 और 80 ये भी डाल दी। उसके बाद तुमने अपने एसेट और लायबिलिटी सामने वाली कंपनी को दे दिया, अब उससे पैसा मांगो, परचेज कंसिडरेशन मांगो। तो बाय हरी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन 530
530, ठीक है सर। इसके बाद अभी क्लोज नहीं करना, अभी क्लोज नहीं करना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और हरी लिमिटेड, ये अकाउंट और बनेंगे, ये अकाउंट और बनेंगे। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, ओके सर जी। हरी लिमिटेड से हमने 530 मांगा, यस सर। अब उसने हमें क्या दिया, 1,10,000 के प्रेफरेंस शेयर और 4,20,000 के इक्विटी शेयर्स। आप समझो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने रियलाइजेशन में एसेट डाल दिए, टू एसेट 570, फिर रियलाइजेशन में लायबिलिटी डाल दी, बाय रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड 80 और बाय क्रेडिटर 20, 1 लाख। फिर उस कंपनी से पैसा मांगा, बाय हरी लिमिटेड 5,30,000। फिर हरी लिमिटेड ने 5,30,000 में से 1,10 हमें प्रेफरेंस शेयर दे दिया और 4,20 इक्विटी शेयर दे दिया। तो ये 1,10 और 4,20 का सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो 1 लाख रुपए के थे उनके बदले हमें मिल गए 1,10। इक्विटी शेयर कैपिटल जो 3 लाख की थी उसके बदले हमें मिल गया 4,20। एक्चुअली इक्विटी शेयर कैपिटल 370 की थी, रिजर्व भी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं ना, यस सर। तो 370 को मिल गया 4,20, 50,000 का ये फायदा, और 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 1,10 मिल गया, 10,000 का ये फायदा। ये 50,000 और 10,000 का जो फायदा है ये ऊपर चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, यहां पे चला जाएगा। खत्म, रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हरी लिमिटेड अकाउंट भी क्लोज हो गया, सारे के सारे क्लोज। अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है नई कंपनी की बुक्स में, यानी हरी लिमिटेड की बुक्स में। सबसे पहले क्या सिखाया था, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से एंट्री पास करोगे 530 530। उसके बाद एक एक करके सारे एसेट डेबिट, टू सारी लायबिलिटी डेबिट, और जो भी डिफरेंस वो टू बिजनेस परचेज, और जो भी डिफरेंस वो गुडविल और कैपिटलिज्म में चला जाएगा। ठीक है सर। तो गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, ट्रेड पेबल, प्रोविजन, और टू बिजनेस परचेज में कितनी आ जाएगी आपकी, परचेज कंसिडरेशन निकल करके आई थी 530। यहाँ पे नेट एसेट मेथड है इसलिए कोई डिफरेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद 530 के लिक्विडेटर्स ऑफ वायु लिमिटेड को हमने 530 मांगा, वायु लिमिटेड ने हमने उनको दे दिया 1,10 की प्रेफरेंस शेयर, 4 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, 20,000 के सिक्योरिटी प्रीमियम पर। सर हमें कैसे पता चला कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम पे इशू की गई है, बच्चों ध्यान दो जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए लिखा हुआ था 5% के प्रीमियम पर आपको उन्हें दे करके चलना है। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा दे रहे हो आप, 4,20,000, टोटल 420। इसको डिवाइड कर दो 10.5 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल करके आ जाएंगे। भाई 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, 5% का प्रीमियम यानी कितना हो गया 0.5, तो इशू प्राइस हो गया 10.5। टोटल 4,20,000 के शेयर्स डिवाइडेड बाय 10.5, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 40,000। तो 40,000 इंटू फेस वैल्यू वाला 10 रुपया, इक्विटी शेयर कैपिटल में 4 लाख, और 40,000 इंटू 0.5, 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में। और रही बात बैलेंस शीट की, सर एंट्रीज का इफेक्ट डालो, कुछ मत करो। हरी लिमिटेड की पुरानी बैलेंस शीट उठाओ, उसमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं, इक्विटी होल्डर, शेयर कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, वो सारे के सारे नाम क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से चेप दो, और पुराना अमाउंट उठाओ हरी लिमिटेड की क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से, और अभी अभी हरी लिमिटेड की बुक्स में जो भी इफेक्ट आपने डाला है एंट्रीज का वो प्लस माइनस करके नया अमाउंट आ जाएगा। बैलेंस शीट तो चेपनी होती है क्वेश्चन से। देखिए बैलेंस शीट का जो ये वाला हिस्सा है, बैलेंस शीट का जो ये वाला हिस्सा है प्यारे बच्चों, ये वाले नाम लिखना, एसेट्स का, लायबिलिटीज का, ये सब तो पुरानी बैलेंस शीट से उठा के लिख दो एज इट इज फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं। और अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट कैसे आएगा एक एक के सामने, अमाउंट के लिए तो बड़ा सिंपल काम है, अमाउंट के लिए तो सोचो ही मत। हरी लिमिटेड की क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट का अमाउंट उठाओ, और हरी लिमिटेड की एंट्रीज में बुक्स में जो एंट्री आपने करी है अभी, वहां जहां जहां कैपिटल क्रेडिट करी है वो प्लस, जहां जहां कैपिटल डेबिट करी है वो माइनस। इसी प्रकार से रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और ट्रेड पेबल। सर एसेट्स के लिए पुराना अमाउंट उठाओ, हरी लिमिटेड की क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में जो अमाउंट दे रखा है, और जहां जहां हरी लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज में एसेट को डेबिट किया गया वो प्लस, क्रेडिट किया गया वो माइनस। खत्म। कोई एक्स्ट्रा एसेट, कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गई हो जो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थी, उसे भी लिख देना अकॉर्डिंगली, काम खत्म। ये तो 2 मिनट का काम होता है। बच्चों सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत अमेलगमेशन में आपको कॉन्फिडेंस आया। एक क्वेश्चन में पूरी ऑल थ्रू आउट आपने रिवीजन कर डाली है कॉन्सेप्ट समेत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो। इंट्रो पार्ट स्किप करना है तुम्हें, तुम जाओ, तुम वीडियो मत देखो, तुम स्किप कर लो इंट्रो पार्ट। तुम कैसे किसी सीरीज का फायदा उठाओगे जब यही नहीं पता होगा किसके लिए, कैसे देखनी है और कैसे मैक्सिमम बेनिफिट हम उठा सकते हैं। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज क्या मजाक है क्या? नहीं, बिल्कुल सीरियस है। लेकिन कब? जब समझो तो सही इसका फायदा कैसे उठाना है। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज इंटरनल रिको के लेक्चर में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस सीरीज के अंदर क्या करा रहे हैं, मॉड्यूल 3 के हर एक चैप्टर से और कुछ कीमती अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, वो पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, उसकी सारी एडजस्टमेंट्स आ जाए। तो कोई भी बच्चा
अगर ये कोई चैप्टर छोड़ करके जाने का सोच रहा है तो हमारी ये पूरी सीरीज देख लो, आपके उन चैप्टर्स का काम चलेगा पेपर में। क्यों? क्योंकि हमने सारी एडजस्टमेंट्स उठा ली हैं, वो वाली जो आएंगी ही आएंगी पेपर में, जो आती हैं अभी इंटरनल रिको में साबित करूंगा। तो ये सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है सीरीज। ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है जो बच्चे पूरा सिलेबस करके चुके। क्यों? इनमें ऐसी एडजस्टमेंट कवर होंगी जो आएंगी ही आएंगी पेपर में। ठीक है सर, ठीक है, तो पूरा फायदा उठाएंगे सर हम, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। हाँ सर जी, आज इंटरनल रिको की बारी है सर। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाय बैक कैश फ्लो हो चुका है, आज इंटरनल रिको है, फिर ब्रांच आएगा, अमेलगमेशन आएगा, कैश फ्लो आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। एक लाइक कर सकते हो वीडियो को, मतलब तुम्हारी इतनी बड़ी समस्या है कि तुम पेपर में चैप्टर छोड़ करके जा रहे हो, वो मात्र एक वीडियो में हल हो रही है पर चैप्टर। एक लाइक कर सकते हो, कर दो बच्चा पार्टी। वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप इसे कंप्लीट करा देंगे। हम तभी अगली वीडियो लेकर के आएंगे जब इसका लाइक टारगेट पूरा होगा। क्यों? आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो बच्चा पार्टी, देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, पसंद आ रहा है, डीएम कर रहे हो, सारी बातें कर रहे हो, मुझसे डाउट ले रहे हो, रिवीजन सीरीज सब कुछ देख रहे हो, प्रेज कर रहे हो कि हाँ सर जी पहले कभी नहीं आता था, अब आ गया, पर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। भाई यूट्यूब तो इसी को मानेगा ना, यूट्यूब पे पुश कीजिए, हम तभी तो ज्यादातर बच्चों तक पहुंचेंगे, फैमिली अपनी बढ़ेगी। यस सर, पक्का कर देते हैं सर। चलो तो बच्चा पार्टी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और मिल जाएगा, आखिरी अनाउंसमेंट है, ये सुन लीजिए आप। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, पूरे सिलेबस की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उस लिंक से जरूर फायदा उठाना। पूरे सिलेबस की बैलेंस शीट एक ट्रिक से, वो 8-7 मिनट की वीडियो, वो देख लो, अमेलगमेशन हो, बायबैक हो, रिको हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, सारी बैलेंस शीट बनेंगी सर एक ट्रिक से। ठीक है सर, वो देख लेंगे पक्का पक्का। और आईटीबी पीवाईक्यू चाहिए, केस बेस्ड एमसीक्यू चाहिए, कोई आईटीआई वैल्यूएशन, कोई टेस्ट चेक कराने हैं, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट बैच के नाम से लिंक है। आखिरी 3 दिन में भी बाय करोगे, मात्र 499 में है, आपकी सारी कवरेज हो जाएगी। आईटीबी पीवाईक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, मात्र 35 आवर्स में, 3 दिन में लोगे तो भी हो जाएगा, ऑल एट 499। और वो कर लोगे तो एग्जामिशन से ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। क्यों? आईटीबी पीवाईक्यू और केस बेस्ड एमसीक्यू सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जामिशन लाने का। ठीक है सर जी, वो भी कर लेंगे पक्का पक्का। चल, बाकी कोई क्वेरी ऊपर नंबर पे डीएम करो, स्टूडेंट हो तो भी, ना हो तो भी। लेके शुरू करते हैं प्रभु का नाम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज। 10 मैं आपका इंट्रो में ही टाइम ले रहा हूँ, बाकी तो टाइम लग ही नहीं रहा आपका। इतने लीस्ट टाइम में यार चैप्टर कवर हो जाता है पूरा। हमने इंटरनल रिको से ये क्वेश्चन क्यों उठाया है? हमारा कुछ भी हवा में नहीं है, कुछ भी हवा में नहीं है। क्यों? इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, हमारा शेयर कैपिटल वाला पॉइंट है, जो शेयर कैपिटल कन्वर्ट होती है। जी सर जी, नए शेयर्स इशू होने, अरेंजमेंट ऑफ फंड वाला पॉइंट है, कॉम्प्रोमाइज से आ गया, अरेंजमेंट ऑफ फंड से आ गया। यस सर जी। उसके बाद लेंडर्स वाला ये पॉइंट, फेवरेट क्रेडिटर जब अपना पैसा छोड़ते हैं, आता ही आता है पेपर में। ये 4 एडजस्टमेंट ऐसी हैं, ये पेपर में आती ही आती हैं। ये इंटरनल रिको के हर क्वेश्चन में दिखेंगे आपको। कैपिटल की ऑल्टरेशन, लेंडर्स द्वारा कुछ पैसा माफ कर देना, शेयर इशू, ये दिखेंगी ही दिखेंगी, ये दिखेंगी ही दिखेंगी। और फिर इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिको के पैसे से लॉसेस को, फिक्टिशियस एसेट को, प्लांट को, इन सबको राइट ऑफ करना भी है। ट्रेडमार्क, गुडविल को राइट ऑफ करने वाला पॉइंट भी है। क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट, तुम अपनी तरफ से करते हो वो नहीं, क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट भी है। और बैलेंस शीट भी है जर्नल एंट्री के साथ साथ। एंड एक खास पॉइंट भी है, नॉमिनल कैपिटल एज रिड्यूस टू बी दिस। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन जाता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन जाता है। ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो पेपर में आपको इंटरनल रिको के क्वेश्चन में दिखेंगी, इसलिए इनको कर लो। अगर छोड़ करके जा रहे हो तो फायदा है, और अगर सारा सिलेबस करके जा रहे हो तो फायदा है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो आनी ही आनी है। सब बच्चों के लिए फायदेमंद है ये सीरीज। पढ़ना शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। बच्चों जी, एक रीबिल्ड लिमिटेड करके संस्था है, उसकी आपको बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस नेगेटिव। ये देखते ही समझ जाओ कंपनी में घाटे हैं और भैया इंटरनल रिको होगा। ये देखते ही इंटरनल रिको का क्वेश्चन है, समझ जाया करो। उसके बाद और सारी चीजें आपको दे रखी हैं। ठीक है सर, शेयर कैपिटल में 15,000 शेयर हैं, 12,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, प्रेफरेंस होल्डर्स का डिविडेंड 5 साल से दिया नहीं है, एरियर्स में है, और बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, दिख ही रहा था हमें ऊपर। शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स। मैं ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करवाऊंगा कि ये वाली एडजस्टमेंट डिजिट चेंज करके भी आ जाएंगे ना पेपर में, तो भी कर दोगे। तो इंटरनल रिको हो रहा है कंपनी का, और इंटरनल रिको में ए बी सी डी ई एफ ये पॉइंट्स तय हुए हैं, इनकी जर्नल एंट्रीज कर दो और बैलेंस शीट बना दो। ये क्वेश्चन कह रहा है। इंटरनल रिको यानी मरम्मत, कंपनी की हो रही है मरम्मत, मरम्मत में ये काम कर दो, ए बी सी डी ई एफ, और भैया बैलेंस शीट बना के गंगा जी नहाओ। पहला पॉइंट,
इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे पहले देखो इक्विटी शेयर थे कितने के, कभी भी क्वेश्चन में इंटरनल लिखो, क्वेश्चन में तुम्हें इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड बात चलती हुई दिखे, सबसे पहले देख लो उनके पास कितने शेयर थे, कितने रुपए वाले, ऐसे प्रेफरेंस के लिए भी करना। तो इक्विटी में 15,000 शेयर थे जी 50 रुपए वाले, ठीक है सर, यहां लिख लो, यहां लिख लो, इसे कहते हैं पुरानी कैपिटल, जो क्वेश्चन ने दे रखी होती है उसे कहते हैं पुरानी इक्विटी कैपिटल, ये पुरानी इक्विटी कैपिटल है, ठीक है सर। इसको चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड दैट देयर 50 रुपए शेयर शुड बी रिड्यूस टू 2.5 रुपए, कैंसिल 47.5, वो अपने 50 रुपए वाले शेयर को 2.5 वाला बनाने के लिए तैयार है, 47.5 माफ कर रहे हैं। पुरानी कैपिटल 50 रुपए वाली है, नई कैपिटल रह जाएगी केवल 2.5 रुपीज वाली है, नई कैपिटल है। नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर नहीं घटाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे 15,000, यानी पुरानी कैपिटल थी 15,000 इंटू 50 और नई कैपिटल बनाई जा रही है 15,000 इंटू 2.5। पता है इसकी क्या एंट्री होती है, हर क्वेश्चन में इंटरनल रिको में ये पॉइंट तुम्हें देखने को मिलेगा। क्यों, जब तक मालिक सैक्रिफाइस नहीं करेंगे इंटरनल रिको होगा कैसे। ओके सर, ओके सर। तो पुरानी 50 रुपए वाली कैपिटल को वो 2.5 रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री हमेशा 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 होती है पुरानी कैपिटल डेबिट, नई कैपिटल क्रेडिट, यानी ये एंट्री बन जाएगी, पुरानी कैपिटल को कर दो डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, पुरानी कैपिटल 15,000 इंटू 50 7.5 लाख, टू नई कैपिटल को कर दो क्रेडिट 15,000 इंटू 2.5, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500, और जो भी डिफरेंस है कैपिटल रिको अकाउंट में डाल दो, 750 माइनस 37,500 712,500। ये एंट्री यथा तथा सर्वदा सेम रहेगी और ये एंट्री पेपर में मिलेगी ही मिलेगी। एक ही एडजस्टमेंट आपको ये एक नंबर दिलाएगी ही दिलाएगी, पेपर में ऐसे आने वाली सारी एडजस्टमेंट में करूंगा, नंबर बढ़ते जाएंगे, इसलिए सीरीज बेहद जरूरी है। ओके सर, पुरानी कैपिटल 15,000 इंटू 50 डेबिट, टू नई कैपिटल 15,000 इंटू 2.5 37,500, टू कैपिटल रिको अकाउंट 712,500, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट, प्रेफरेंस के बारे में बात चल रही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अग्रीड टू कैंसिल द एरियर्स ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपना डिविडेंड माफ कर दिया, ऊपर लिखा हुआ था ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड 5 साल से रुका हुआ है, उन्होंने अपना डिविडेंड माफ कर दिया, बच्चा पार्टी माफ कर दिया। याद रखना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माफ होगा, कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एंट्री नहीं होगी, ऑलवेज रिमेंबर। सर अगर पे होता, वो लिख रहे होते कि प्रेफरेंस वाले अपना डिविडेंड मांग रहे हैं, तो ये एंट्री होती हमेशा हमेशा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिख लेना कहीं, जितना डिविडेंड माफ हो रहा है प्रेफरेंस होल्डर्स का उसके लिए नो एंट्री। अगर लिखा होता कि डिविडेंड मांग रहे प्रेफरेंस वाले, उनको दिया जा रहा है, तो पूरे 5 साल के लिए दे रहे होते या 2-3 साल के लिए दे रहे होते, जितने भी साल के लिए, ये एंट्री पास कर देते, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड दोगे तो कैपिटल रिको टू बैंक, नहीं दोगे तो नो एंट्री। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उनकी पुरानी कैपिटल कितनी थी ये देख लो पहले, उनकी पुरानी कैपिटल कितनी थी, 12,000 शेयर्स थे 50 रुपए वाले, 12,000 शेयर्स थे 50 रुपए वाले, बच्चा पार्टी, ठीक है सर। कहां गए प्रेफरेंस होल्डर्स, पुरानी कैपिटल थी 12,000 शेयर्स 50 रुपए वाले, इसके बदले में क्या हो रहा है, 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, हर एक शेयर, हर एक 50 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर के बदले में 4 नए प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपए वाले, 4 नए प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले, प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर्स 2.5 रुपए वाले। ओ माय गॉड, हर एक 50 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर के बदले में 4 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले और 6 प्रेफरेंस शेयर 2.5 रुपए वाले दिए जा रहे हैं। पुरानी कैपिटल को करो डेबिट, पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को करो डेबिट, ओ ऊपर एक पॉइंट रह गया था, अभी दोबारा करेंगे। पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को करो डेबिट, कितनी थी सर, 12,000 शेयर थे 50 रुपए वाले, 12,000 इंटू 50 6 लाख। नई 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 कितनी है, नई कैपिटल कितनी है सर, नई में प्रेफरेंस है एक के बदले 4, तो 12,000 के बदले 4 शेयर्स, 12,000 इंटू 4 48,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले 480, 48,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले 480, और 6 इक्विटी शेयर भी है, हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 6 इक्विटी शेयर भी हैं, तो 12,000 के बदले हो गए 12,000 इंटू 6 72,000, 2.5 रुपए वाले 72,000 इंटू 2.5 180 ये हो गया। डू यू पीपल गेट मी, पुरानी कैपिटल थी 12,000 इंटू 50 6 लाख, वो डेबिट कर दी, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नई कैपिटल में 2 हैं, पुरानी प्रेफरेंस को 2 नई कैपिटल्स में बदला जा रहा है, पुरानी प्रेफरेंस कैपिटल को 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में हर एक के बदले में 4, 48,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले 480, और 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 6 पर शेयर इक्विटी शेयर्स भी है, 12,000 इंटू 6 72,000 2.5 रुपए वाले, 72,000 इंटू 2.5 180, और डिफरेंस कैपिटल रिको में डेबिट कर दिया आपने, डिफरेंस कैपिटल रिको में डेबिट कर दिया 60,000। ओके सर, अच्छा ये लाइन हमसे रह गई, ये वाली लाइन,
दे हैव ऑल्सो अग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स, शेयर ऑफ 2.5 ईच फॉर ईच फुली पेड अप। मतलब जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स थे ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, वो और पैसा दे रहे हैं कंपनी। अरेंजमेंट ऑफ फंड का पॉइंट भी इसमें दोबारा आ गया, वो और पैसा दे रहे हैं, वो और पैसा दे रहे हैं कंपनी को। कितने इक्विटी शेयर्स थे? 15,000। दे हैव ऑल्सो अग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स, 15,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 3, 45,000 नए इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं 2.5 रुपए वाले। जब भी नए शेयर्स इशू होते हैं ये एंट्री होती है, बैंक टू शेयर कैपिटल 45,000 इंटू 2.5, 1,12,500। इक्विटी शेयर होल्डर्स और पैसा दे रहे हैं कंपनी को, नए इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। पहले से कितने थे? 15,000, हर एक के बदले में 3 इशू हो रहे हैं, 45,000 हो गए 2.5 रुपए वाले। जब जब नए शेयर्स इशू होंगे यही एंट्री होगी बैंक टू शेयर कैपिटल, 45,000 इंटू 2.5, 112,500, 112,500। अगला पॉइंट, ये एडजस्टमेंट्स आएंगी ही आएंगी पेपर में जो अभी तक करी हैं। नेक्स्ट, lenders to the company for 1.5 lakh have agreed to convert their loan into share, and for this purpose they will be allotted 12,000 new preference shares of 10 each and 12,000 new equity shares of 2.5 each। लेंडर्स यानी लोन वाले, जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है, उनका 1.5 लाख रुपया था कंपनी के ऊपर। वो कह रहे हैं हमारे लोन के बदले में, कन्वर्ट देयर लोन, हमारे लोन के बदले में हमें शेयर्स दे दो, 12,000 प्रेफरेंस शेयर दे दो 10 वाले और 12,000 इक्विटी शेयर दे दो 2.5 वाले। ठीक है सर, तो पुरानी चीज को डेबिट कर दो, लोन को डेबिट कर दो 1.5 लाख, और उसके बदले में जो उन्हें दे रहे हो नई चीज वो क्रेडिट कर दो। क्या दे रहे हो उन्हें? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। पूरा चैप्टर ऐसे करा देते हैं हम, पुराना डेबिट नया क्रेडिट, बात खत्म। लोन पुराना हो गया ना, वो खत्म हो गया, उसको डेबिट करो, उसके बदले में नई चीज क्या निकल के आई है? शेयर्स। टू प्रेफरेंस शेयर 5% वाले, टू इक्विटी शेयर। 12,000 प्रेफरेंस शेयर थे 10 रुपए वाले 120, और 12,000 इक्विटी शेयर थे 2.5 रुपए वाले, 12,000 इंटू 2.5 30। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? डायरेक्टर्स हैव अग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच। फिर से नए शेयर्स इशू हो रहे हैं। अभी 45,000 इक्विटी शेयर्स इशू हुए थे, वो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं खरीदे थे, अब ये 40,000 और इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। इन्हें कौन खरीद रहा है? डायरेक्टर्स। तो शेयर इशू हो रहे हैं, हमें तो वही एंट्री दोबारा कर देनी है, बैंक टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 2.5, 1 लाख 1 लाख। ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, डायरेक्ट एक ही एंट्री कर देना। शेयर इशू हो रहे हैं, एक ही एंट्री कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 2.5, 40,000 इंटू 2.5, 1 लाख 1 लाख। शेयर इशू हो रहे हैं, चाहे पुराने शेयर होल्डर खरीद रहे हो चाहे कोई और खरीद रहा हो, एंट्री यही रहेगी। जब पुराने शेयर होल्डर्स ने 15,000 इंटू 3, 45,000 शेयर खरीदे 2.5 वाले, तो हमने वही एंट्री करी, बैंक टू शेयर कैपिटल 45,000 इंटू 2.5। डायरेक्टर्स खरीद रहे हैं तब भी वही एंट्री कर रहे हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 2.5। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद ऑफ द कैश रिसीव्ड, देखो इसमें ना इंग्लिश में दिक्कत होती है। अभी जो मैंने ए बी सी डी 4 एडजस्टमेंट कराई है, पेपर में आएंगी ही आएंगी। लोन की जगह क्रेडिटर्स लिखे होंगे, इतना फर्क होगा, या डिबेंचर होल्डर्स होंगे, इतना फर्क होगा। ई पॉइंट, ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स 2 लाख इज टू बी इशूड टू रिड्यूस द लोन ड्यू बाय द कंपनी। कहने जो पैसा अभी अरेंज हुआ है, जो पैसा आपके पास आया 2 लाख रुपए का लोन पे कर दो, उसमें से 2 लाख का लोन पे कर दो। लो भाई, लोन टू बैंक, लोन पे होगा तो डेबिट हो जाएगा। क्यों? लोन एक लायबिलिटी है, पे होगी तो खत्म हो जाएगी। जब जब लायबिलिटी खत्म होती है डेबिट करते हैं, आप 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो। और पेमेंट होगी तो बैंक क्रेडिट होगा, यदा तदा सर्वदा। एंट्री बनेगी लोन टू बैंक 2 लाख 2 लाख, लोन टू बैंक 2 लाख 2 लाख। ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ था? उसके बाद प्यारे बच्चों सारा काम हो गया खत्म। अब आपको जो पैसा कैपिटल रिको अकाउंट में पड़ा हुआ है उससे अपने लॉसेस को राइट ऑफ करो, और जो क्वेश्चन ने कहा है प्लांट गुडविल वगैरह उनकी वैल्यू गिरा दो। बच्चों कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का जो पैसा इकट्ठा होता है वो किस लिए काम आता है? लॉसेस खत्म करने के लिए। क्यों किया था कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया था? लॉसेस खत्म करने के लिए। तो अब अंत में ये काम तो आपको करना ही करना होता है, लॉसेस राइट ऑफ, क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे। कैपिटल रिको अकाउंट में कितना पैसा इकट्ठा हुआ है? कितना पैसा इकट्ठा हुआ है सर? पहले क्वेश्चन में क्रेडिट, पहली एंट्री में क्रेडिट 712500, दूसरी में कुछ नहीं, थर्ड में डेबिट। डेबिट जहां जहां क्रेडिट है प्लस, जहां जहां डेबिट है माइनस। हर क्वेश्चन में यही करना है। जब सारी एंट्रीज हो जाए, एंड में राइट ऑफ करोगे लॉसेस को, तो ये काम कर लेना। जहां जहां कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्लस कर लो, जहां जहां डेबिट हो रहा है माइनस कर लो, पता चल जाएगा उसमें कितना पैसा इकट्ठा हुआ है लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए। 712500 क्रेडिट माइनस 60,000। उसके बाद बस 652500। तो कैपिटल रिको में पैसा इकट्ठा हुआ है 652500। तुम्हारे लॉस कितने थे ऊपर क्वेश्चन में? सर 4,51,000। ये रहे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L यानी लॉस, वही जो रिजर्व सरप्लस में नेगेटिव आ रहा था। ये राइट ऑफ कर दो, 2 P&L 451,000।
सर अभी भी पैसा बच गया, हाँ हाँ, पैसा ना बचता तो कोई बात नहीं, अभी भी बच गया। कितना? 652500 माइनस 451000, 201500 बच गया सर। इसके लिए क्वेश्चन ने क्या लिखा है? अब जो पैसा बच गया, कह रहे जो बचा हुआ पैसा इसमें से 35,000 का प्लांट राइट ऑफ कर दो। क्वेश्चन ने क्या कहा था? द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड, यानी कैपिटल रिको में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें से पहले नंबर 1 राइट ऑफ कर दो P&L का डेबिट बैलेंस यानी नुकसान, उसके बाद 35,000 से प्लांट राइट ऑफ कर दो, उसके बाद अगर फिर भी कुछ बच जाए एनी बैलेंस रिमेनिंग उससे ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ कर देना। तो सर जी हमारे पास इकट्ठा हुआ था 652500, उसमें से लॉस राइट ऑफ कर दिया 451000, अभी भी बचा हुआ है 201500, उसमें से प्लांट राइट ऑफ कर दो 35, टू प्लांट 35, 201500 माइनस 35, अब बचा है 166500। इस पैसे से वो टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल में राइट ऑफ कर दो। क्वेश्चन ने यही लिखा था। 652500 में से पहले लॉस राइट ऑफ कर दो 451000, फिर प्लांट राइट ऑफ कर दो 35, और जो बच गया 166500 ट्रेडमार्क और गुडविल में राइट ऑफ कर दो। खत्म। बैलेंस शीट कैसे बनती है? फॉर्मेट क्वेश्चन से चेपो, फॉर्मेट क्वेश्चन से चेपो। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। किसी भी आइटम के लिए, एसेट साइड वाले आइटम के लिए ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां उस अमाउंट को तुमने जर्नल एंट्री में डेबिट किया प्लस कर दो, जहां जहां क्रेडिट किया माइनस कर दो, जो आई लिख दो। लायबिलिटी, रिजर्व या कैपिटल के लिए ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां जनरल एंट्री में तुमने उस अमाउंट को क्रेडिट किया है प्लस कर दो, जहां जहां डेबिट किया है माइनस कर दो। और ये पूरी प्रोसेस देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैलेंस शीट ट्रिक वाली वीडियो जरूर देख लो बच्चा पार्टी, जरूर देख लो बच्चा पार्टी। ये आपकी बैलेंस शीट भी बन जाएगी, ये आपकी बैलेंस शीट भी बन जाएगी। जैसे मान लो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये एसेट साइड वाला आइटम है। क्वेश्चन में कितना था? क्वेश्चन में देखो कितना था क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में था सर जी 0, जहां जहां तुमने डेबिट किया है वो प्लस कर दो, जहां जहां तुमने डेबिट किया वो प्लस कर दो। कैश या बैंक? सर पहली एंट्री में 112500 डेबिट, उसके बाद 1 लाख डेबिट, 112500 प्लस 1 लाख, उसके बाद 2 लाख क्रेडिट माइनस 2 लाख, बस क्या बचा? 12,500। ये आ गया 12,500। यही काम करना है एसेट साइड वाले सारे आइटम्स के लिए। फॉर्मेट क्वेश्चन से उठा लो, ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठा लो, जहां जहां डेबिट है प्लस, जहां जहां क्रेडिट है माइनस, और लिख दो। पूरे एसेट साइड वाले आइटम के लिए काम करना है। लायबिलिटी साइड वाला बता देता हूं। जैसे कैपिटल है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठा लो कितने की थी? क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठा लो कितने की थी? टोटल उठा लेना, 7.5 और 6 13.5 लाख। जहां जहां 13.5 लाख का कैलकुलेटर पे लिख लो, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है प्लस कर दो, जहां जहां डेबिट हो रहा है माइनस कर दो। डेबिट 7.5 लाख माइनस 7.5 लाख प्लस 37,500 प्लस 112500 माइनस 6 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख। दिस इज इट। क्या आया? 10,30,000। अच्छा और भी है कहीं कुछ गलती हो गई क्या? अच्छा ये 30,000 वाली है, 10,60,000, 10,60,000 बच्चा बैठी। तो ये आपका ऐसे ही आपको सारा आइटम करना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड वाला सारा। ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां क्रेडिट है प्लस, जहां जहां डेबिट है माइनस। और भी कुछ पूछना है ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कीजिए, कमेंट करके बताओ अगला चैप्टर कौन सा लेके आऊं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कंसोलिडेशन क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम उससे कहेंगे भाई तू तो बहुत ही आसान है। सर इज इट इवन पॉसिबल टू कैलकुलेट होल बैलेंस शीट ऑन कैलकुलेटर ओनली, वो भी कंसोलिडेशन की चैप्टर की? यस, आज साबित करूंगा और कोई एवे क्वेश्चन नहीं लूंगा, पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन प्रूव करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में इनफॉलिबल ट्रिक है, कंसोलिडेशन की तस्वीर आज के बाद हमेशा के लिए बदल जाएगी। कैलकुलेटर उठा लो बच्चों। क्यों? कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट का हर एक अमाउंट ट्रिक के साथ 5 मिनट में आज हम केवल कैलकुलेटर पे करने जा रहे हैं। आप किसी भी क्वेश्चन में लगा लेना, सर जी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैंने ये पीडीएफ डिजाइन की है, इसमें पहले मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है अपने अटेम्प्ट का, ठीक है सर जी। उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन अपने ट्रिक के साथ लिया हुआ है। ये पीडीएफ पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम करो। क्यों? इस पीडीएफ में लिखी हुई जो ट्रिक्स हैं इन्हें अप्लाई करके आप कंसोलिडेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपसे नहीं कहूंगा लाइक कर दीजिए, क्यों? तुम्हें खुद ही देखना चाहिए बच्चा पार्टी में क्या लेकर के आ रहा हूं।
कंसोलिडेशन का क्वेश्चन 14 नंबर का जो तंग करता है ट्रिक्स में, केवल कैलकुलेटर पे 5 मिनट, वो भी पास्ट ईयर का सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी। डीएम जरूर 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 कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैराथन देखो, मॉड्यूल 3 है इसके पूरे, और अगर कंसोलिडेशन के क्वेश्चन फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हो या किसी भी चैप्टर के, तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम जरूर जरूर कर देना। आज कंसोलिडेशन की शक्ल बदल जाएगी पूरे तरीके से। ट्रिक्स पहली बार ऑल इंडिया के अंदर आ रही हैं कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को लेकर के। फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया दिस इज गोइंग टू हैपन। इट हैपन्स ओनली इन योर चैनल, ओनली ऑन योर चैनल बच्चा पार्टी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। क्यों? 17,000 का हमारा टारगेट पूरा कराओ। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज जो आईसीआई की बुकलेट है वो अपलोड करूंगा, उसमें से जो टॉप 50 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी बच्चा पार्टी, जल्दी से जल्दी आप हमारा टारगेट पूरा कराओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ठीक है सर जी, अब शुरू करते हैं कंसोलिडेशन लेके प्रभु का नाम कैलकुलेटर पर। आइए बच्चा पार्टी, ये हमारा जनवरी 25 का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। सर हमने जनवरी 25 का क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि बच्चा पार्टी इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है बनाने के लिए, और 99% केस में कंसोलिडेशन का क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? भैया बैलेंस शीट बना दो। ये देखो सर जी, सुपर लिमिटेड और क्लियर लिमिटेड है, इनका डाटा दे रखा है आपको, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, ये सब वगैरह 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 वगैरह। अब तो जो 15 मिनट मिलते हैं ना आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम के, उनमें आपको कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप लोग पढ़ना अगर आपको सही लगता है या जो भी चीज़ है, पर भैया ये ट्रिक से कैलकुलेटर पे हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं बच्ची कंसोलिडेशन के क्वेश्चन की। और ये सारा डाटा दे रखा है। नीचे क्या लिखा हुआ है? सुपर लिमिटेड के पास 75% शेयर है क्लियर लिमिटेड के। होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन आ गया? आ गया सर जी, आ गया सर जी, कंसोलिडेशन लग गया। ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा? 25% को क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। ठीक है सर, ये आपको पता ही है। 75 होल्डिंग के पास है तो 25 को बोलेंगे माइनॉरिटी। उसके बाद लिखा हुआ है 25% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ सुपर लिमिटेड इज ड्यू फ्रॉम क्लियर लिमिटेड। सुपर लिमिटेड के जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, कहां दे रखे हैं सुपर लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स? ये देखो, ये देखो, ये रहे सुपर लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल्स 5,85,000। इसमें 25% यानी 146,250 वो अमाउंट है जो उसे लेना है क्लियर लिमिटेड से। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। और सुपर लिमिटेड ने 2 लाख का सामान 15% के प्रॉफिट पर बेचा था क्लियर लिमिटेड को, और क्लियर लिमिटेड के गोदाम में वो सामान एज इट इज पड़ा हुआ है, बिका नहीं है। 30,000 का प्रॉफिट हो गया, 2 लाख पे 15%। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दो। आओ बच्चों तुम्हें कराऊं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वो भी ट्रिक से। ये लो बच्चा पार्टी, लाइक नहीं किए हो कोई बात नहीं, अब कर दो। कह दिया मैंने, बस कह दिया। लाइक की जरूरत होती है बच्चों, मूव नहीं करती। कंसोलिडेशन क्वेश्चन कैलकुलेटर ट्रिक इनफॉलिबल, सॉल्व इन 5 मिनट्स ओनली। 5 तो मैंने लिख दिया भैया, पता नहीं लगे ना लगे। ये देखो हर एक पॉइंट के लिए ट्रिक लिखी हुई है। ये पीडीएफ पाने के लिए डीएम करो। सुपर लिमिटेड एंड क्लियर लिमिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 24, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, ये लिख लेना। नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाने वो भी बताऊंगा, अंत तक जुड़े रहो, अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा पार्टी। ये जो फॉर्मेट है पूरा का पूरा, ये मैंने क्वेश्चन की बैलेंस शीट से चेपना होता है। ओके सर, ओके सर, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। फॉर्मेट पूरा का पूरा क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठा लो। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, क्या? ये एक हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे अलग से बनेगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है सर। और क्या ध्यान रखना आपको? और ये ध्यान रखना आपको, पीपी के नीचे एक लाइन छोड़ देना, हो सकता है गुडविल निकल करके आए। ठीक है सर। यानी प्यारे बच्चों क्या करना है? क्वेश्चन की बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेप लो क्वेश्चन से, सॉल्यूशन में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्वेश्चन से चेप लो। हमेशा क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी। ठीक है सर, वहां से चेप लिया। क्या ध्यान रखा है? रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे एक हेडिंग एक्स्ट्रा बन जाएगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और पीपी के नीचे एक लाइन छोड़ करके चलोगे, अगर बाद में गुडविल निकल करके आती है तो उसके लिए। और क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट दे रखी है उसे छोड़ देना, वो आंसर की बैलेंस शीट में नहीं आएगी। ये 3 बातें ध्यान रखनी है फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करते टाइम। उसके बाद ट्रिक चालू। ये देखो बच्चों, मैंने होल्डिंग और सब्सिडरी का जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा था ना, वो सारा डाटा मैंने यहाँ लिख लिया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। ओके सर, ओके सर, ताकि आप देख सको कितना आसान है। बच्चों शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आएगा? जो होल्डिंग की शेयर कैपिटल होती है ना, होल्डिंग की क्वेश्चन ने दे रखी थी 95 लाख, वही तुम्हारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आती है। होल्डिंग वाली एज इट इज, हाँ। सब्सिडरी वाली उसमें प्लस नहीं करते, नहीं। ये हो गई ट्रिक, ये हो गई जी होल्डिंग, ये ट्रिक। शेयर कैपिटल के अमाउंट में क्या लिखोगे? होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल। ओके सर। रिजर्व सरप्लस एंड में पता चलेगा, बैलेंस शीट फिगर के तौर पे निकालते हैं। ये सबसे बड़ी ट्रिक है, बहुत बढ़िया सर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए ये रही ट्रिक, सब्सिडरी की कैपिटल और सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस का टोटल कर लो, उसमें माइनॉरिटी की जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आई रिपीट अगेन, सब्सिडरी की कैपिटल में सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस का टोटल कर लो। अगर रिवैल्यूएशन होता क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसे प्लस कर लेते, रिवैल्यूएशन लॉस होता तो उसको माइनस कर लेते। वो था नहीं हमारे क्वेश्चन में, इसलिए उसको लेंगे नहीं। तो बताओ भैया, सब्सिडरी की कैपिटल और सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस कितने हैं? कैलकुलेटर भी हो रहा है सब,
50 लाख प्लस 12,25,000, इसमें मल्टीप्लाई कर दो जितने परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास है। कितने माइनॉरिटी के पास? 25%। ये आ गया 1556250। हा भाई वाह भाई वाह। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सीधा होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, 5 और 2 7। शॉर्ट टर्म बोरोइंग सीधा होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, 4.5 प्लस 0 4.5। और ट्रेड पेबल्स के लिए क्या करना होता है? होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस, आपस में अगर कोई लेन देन है तो होल्डिंग में कितना है 365 प्लस सब्सिडरी में कितना है 245, 365 कैलकुलेटर पे प्लस 245 माइनस निकाला था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले कि आपस में सुपर और क्लियर को एक दूसरे से कितना लेना देना है, क्या आया था 146250, वो माइनस कर दो, ये बचा 463750। भाई वाह भाई वाह भाई वाह, बन गई पूरी साइड, बन गई पूरी साइड। आ जाओ एसेट साइड। पीपी के लिए क्या ट्रिक है? प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के लिए क्या ट्रिक है बच्चा पार्टी? ये रही हमारी ट्रिक, होल्डिंग की पीपी प्लस सब्सिडरी की पीपी, अगर कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो प्लस, अगर कोई रिवैल्यूएशन लॉस है वो माइनस, और डेप्रिसिएशन तो होता ही माइनस है पीपी में से, आप 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो। हमारे क्वेश्चन में होल्डिंग और सब्सिडरी की पीपी की वैल्यू ये रही, रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन थे नहीं। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो प्लस कर देते, डेप्शन होता तो माइनस कर देते। मैंने वो क्वेश्चन लिया जिसमें स्टॉक रिजर्व, इंट्रा ग्रुप बैलेंस और ये सारी ट्रांजेक्शन आ जाए जो ज्यादा मायने रखती हैं। डेप्रिसिएशन तो लगा ही दोगे अगर आएगा तो। यस सर जी, ट्रिक में तो पूरा लिखा ही हुआ है वैसे भी, ट्रिक में तो पूरा लिखा ही हुआ है वैसे भी। हाँ सर जी, हाँ सर जी। तो बताओ बच्चों, ये हो जाएगा 77 लाख प्लस 54 लाख। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो प्लस, लॉस होता तो माइनस, डेप्शन होता तो माइनस, उसको कर देते 1310000। ओके सर, ओके सर। इसके बाद बच्चा पार्टी इन्वेंट्री का देख लीजिए, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस स्टॉक रिजर्व, ये है ट्रिक। होल्डिंग की इन्वेंट्री 675 प्लस सब्सिडरी की इन्वेंट्री 565, 675 प्लस 565, इसमें से क्या माइनस कर दो? जो होल्डिंग ने अपनी ही सब्सिडरी से प्रॉफिट कमाया था, जो उसके गोदाम में सामान बचा हुआ है। होल्डिंग ने सब्सिडरी को 2 लाख का सामान बेचा था 15% के प्रॉफिट यानी 30,000 पर, क्वेश्चन ने लिखा हुआ था, और वो सामान अभी सब्सिडरी के यहाँ बिका नहीं है, बचा हुआ है, तो वो माइनस कर दो 30,000, ये आ गया 12,10,000। ये ट्रिक है जी इन्वेंट्री के लिए। होल्डिंग की इन्वेंट्री प्लस सब्सिडरी की इन्वेंट्री माइनस स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्या होता है? वो प्रॉफिट जो होल्डिंग ने सब्सिडरी से उस सामान पर कमाया है जो सामान अभी सब्सिडरी के गोदाम में पड़ा हुआ है, बिका नहीं। आई रिपीट अगेन, इन्वेंट्री के लिए होल्डिंग की इन्वेंट्री प्लस सब्सिडरी की इन्वेंट्री माइनस स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्या होता है? उस प्रॉफिट वो सामान पर प्रॉफिट जो सामान होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया था, अभी सब्सिडरी के गोदाम में बचा हुआ है, बिका नहीं है, पड़ा हुआ है। ठीक है सर। ट्रेड रिसीवेबल सेम जैसे ट्रेड पेबल था, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस आपस का लेन देन, यानी 585 सब कैलकुलेटर पे हो रहा है, प्लस 490। ये 15 मिनट जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलते हैं ना, उसी में सॉल्व हो जाएगा। माइनस आपस का लेन देन था 146,250, 928,750, और कैश के लिए होल्डिंग प्लस सब्सिडरी 280 और 215 495। अब आ जाते हैं, ये जो एक लाइन छोड़ी थी गुडविल के लिए, इस पर। इसमें बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? बच्चों देखो, जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये कहां मिलती है? ये बच्चों आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में होल्डिंग में मिलती है आपको हमेशा। आप क्वेश्चन झांकोगे वहां पर लिखी हुई है 41,50,000 रुपीज। ओके सर, 41,50,000 रुपीज। ठीक है सर, 4150। ये तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें तो 5 ही मिनट लगेंगे यार। उसमें क्या करना है? 4150 में से कुछ सॉरी माइनस करना है आपको। क्या? सब्सिडरी की कैपिटल, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का टोटल, उसकी मल्टीप्लाई होल्डिंग के पास जितने परसेंट शेयर है उससे करने के बाद। आई रिपीट अगेन, सब्सिडरी की कैपिटल कितनी थी? सब्सिडरी की कैपिटल अभी देखिए तुमने, ये रही सर सब्सिडरी की कैपिटल 50 लाख, 50 लाख प्लस सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट, वो नहीं थे क्वेश्चन में। क्यों? क्वेश्चन में लिखा था होल्डिंग पहले ही दिन से सब्सिडरी के पूरे शेयर खरीद के बैठी है, प्री एक्विजिशन कुछ है ही नहीं, सारा पोस्ट है, वो छोड़ दिया। होता तो प्लस कर लेते, रिवैल्यूएशन था नहीं, होता तो बस प्लस माइनस है हर जगह और कुछ भी नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, होल्डिंग के पास जितने परसेंट शेयर थे 75%, ये आया 37,50,000। इसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4150 में से माइनस करो, 4 लाख आ गया, 4 लाख आ गया सर। ये लो सर जी, अब हमारा टोटल आ गया 161,33,750, उसे यहाँ लिख दो और रिजर्व सरप्लस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा 3463750। सर अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाती तो नहीं लिखते, फिर यहाँ पे तो नहीं लिखते फिर। ठीक है, अगर ये 4 लाख की जगह कोई नेगेटिव फिगर आती फिर यहाँ पर नहीं लिखते। खत्म बच्चा पार्टी। और नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेंगे? ये जितनी भी ट्रिक्स में हमने कैलकुलेशन करी है, इन्हीं को तुम नोट नंबर 1 2 3 दे देना और इसकी कैलकुलेशन शो कर देना। नोट्स टू अकाउंट 14 नंबर आपके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करके बताओ अगली कौन सी वीडियो बनाऊं कैलकुलेटर ट्रिक की।
पूरे सॉल्व होएगा, कंसोलिडेशन जाओ, छोड़ करके जाने का सोच रहे थे, ये PDF ले जाओ, DM कर दो, मजे लो बच्चा पार्टी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।